हर हर महादेव। सुप्रभात दोस्तों। आज एक थोड़ा सा परिवर्तन का ख्याल आया है कि हम जो रोज़ तांगा चला रहे हैं और जिस तरीके से हम एक पर्सनालिटी को लेके बातचीत का सिलसिला हमने जो शुरू किया पिछले 2 दिन में, कि जैसे कल हम पूरी मलाल की टीम के साथ में बातचीत कर रहे थे, तो आज की जो बातचीत है कि जैसा यशपाल ने बताया कि राजेंद्र भाटिया जी और विश्व दीपक त्रिखा जी, इन दो पर्सनालिटीज़ को हम लेके बातचीत करेंगे। लेकिन इसकी जो शुरुआत है उसमें मैं थोड़ी सी तब्दीली चाहता हूँ कि हम जो 2 दिन से हमारा जो पैटर्न था कि एक जन बातचीत शुरू करेगा एक पर्सनालिटी के साथ में, तो मैंने यशपाल को सजेस्ट किया कि भैया आज जैसे 2 पर्सनालिटी हैं हमारे पास में, राजेंद्र भाटिया जी और विश्व दीपक जी त्रिखा साहब, तो इनकी ही बातचीत से हम शुरू करते हैं कि जैसे फर्स्ट हाफ में राजेंद्र भाटिया जी विश्व दीपक जी से बातचीत शुरू करेंगे और फिर जैसे जैसे जिसको इन्वॉल्व होना उस बातचीत में, सवाल में, जवाब में, तो वो इन्वॉल्व हैं और फिर सेकंड हाफ में विश्व दीपक जी बात करेंगे राजेंद्र भाटिया जी से। तो ये थोड़ा सा पैटर्न हम चेंज कर रहे हैं आज के लिए। तो आगे देखते हैं कि इसका कैसा अपना एक रूप रहता है, तो उसी हिसाब से हम आगे भी कुछ तब्दीलियां करते रहेंगे। और मेरा एक सजेशन ये है कि हमेशा बातचीत हम ही ना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि भाई यशपाल ही शुरू करे या मैं ही शुरू करूं। आप में से कोई भी जिम्मेदारी ले और आए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आज हम 80-82 लोग जो भी इस ग्रुप में हैं, उनमें से हम एक अपना एक अलग, एक जो भगवान ने हमारे को मौका दिया है लॉकडाउन का, तो उसमें एक हम अपने अंदर एक नया कैरेक्टरिस्टिक लेके आए, एक नई पर्सनालिटी को उभारें कि हम भी एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बातचीत शुरू कर सकते हैं। कि जिनमें से मैं पर्सनली जिनको जानता हूँ कि सोमवत्स है या प्रवेश राजपूत हैं, कृष्ण जी हैं, कृष्ण भारद्वाज जी, योगेश भारद्वाज है, रंजीत हैं, इंद्रवेश हैं, तो ऐसे मतलब कोई भी बातचीत को आगे लेके शुरू कर सकता है। तो हम किसी पे एक ये नहीं कि नहीं यशपाल ही बात शुरू करेगा या मैं संदीप ही बात शुरू करूंगा, ऐसा नहीं करते हैं। तो अगर आइडिया ठीक लगे और आज अगर हम अच्छे से शुरू कर पाते हैं और इसको निभा पाते हैं, तो आगे भी कुछ इसी तरीके की चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे, ये मेरा सुझाव है। तो आज ये प्रोग्राम राजेंद्र भाटिया जी शुरू करेंगे विश्व दीपक जी के साथ में, और सेकेंड हाफ में विश्व दीपक जी राजेंद्र भाटिया जी से बातचीत शुरू करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। हाँ तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, कुछ ही समय में हमारे सामने आने वाले हैं राजेंद्र त्रिखा जी। हर हर महादेव। संदीप जी, बहुत ही अच्छा विचार है आपका। सभी भाइयों को राम राम। मैं आ गया हूँ मैदान में, और त्रिखा जी को नमस्कार, जो मेरे गुरु भी हैं, और उनकी वजह से ही हूँ मैं जो कुछ भी हूँ आज। तो जैसे चाहो काम शुरू कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। हाँ राजेंद्र जी, आप सवाल जवाब त्रिखा जी से शुरू कर दो और आज आप इंटरव्यू लेंगे, आप बातचीत करेंगे, आप सवाल जवाब करेंगे त्रिखा जी से आज फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में फिर त्रिखा जी आपसे बात करेंगे, या आपको अगर लगता है तो वाइस वर्सा भी चल सकता है, जैसे संदीप ने जैसा कहा। धन्यवाद भाटिया जी। नमस्कार सभी ग्रुप के साथियों को, बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि आदेश हुआ है कि आज भाटिया जी और मैं अपने बारे में कुछ बताएंगे, कुछ सुनेंगे, तो भाटिया जी मैं भी तैयार हूँ। आज बड़े दिनों बाद मैं 9:57 पे उठ गया हूँ, और आगे की कार्रवाई जैसे चलानी है आप बताइए, हुक्म कीजिए। भाई यशपाल जी ने आज बड़ा ज़बरदस्त संयोग बिठाया है। आपके साथ ही मेरे जीवन की शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो है ना, आपने ही मुझे स्टेज पे लाने का मौका दिया मुझे, और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता जिस दिन आपने मुझे सेलेक्ट किया था प्ले के लिए, आगत की प्रतीक्षा, जो पहला प्ले था मेरा, और वो मेरे ख्याल से सेकंड भी आया था अपने कॉलेज में।
तो वो बहुत अच्छी मतलब शुरुआत थी, और वो ऐसी शुरुआत थी कि जिससे मुझे ये पता चला कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। ये एहसास सिर्फ आपने दिलवाया था मुझे। और अब और क्या कहूँ मैं इसके बाद, मतलब एक नया जीवन ने एक नया मोड़ लिया और आगे बढ़ते चले गए। ठीक कहा। भाटिया जी, राजेंद्र भाटिया उर्फ शैतान उर्फ अजब अजूबे। ठीक है, नाटक में मैंने आपकी शुरुआत करवाई होगी, और आई स्टिल रिमेम्बर अजब अजूबे एक सीरियल बनाया था आपने दूरदर्शन के लिए, और उसमें एक एपिसोड में मैं भी था। और वो एपिसोड मुझे आज भी याद है कि उसमें आई थिंक एक हेमंत मिश्रा थे, मैं था, और गुरु भारद्वाज था। उस एपिसोड में खासियत ये थी कि आपने मुझे 2 पेज का एक ही डायलॉग दे दिया था, 2 पेज का पूरा डायलॉग, जिसमें कट कोई नहीं था, वो सिंगल टेक था, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं उसको कर पाऊँगा। ये बात बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। और उसमें आई थिंक ही वॉज हेमंत मिश्रा, है ना? तो उन्होंने मेरा ऐसा ऐसा साथ दिया कि हर डायलॉग में जहाँ जहाँ भी एक डायलॉग चेंज होता था ना, वहाँ उन्होंने अच्छा सर वो कैसे इस तरह करके मुझे सारा ना, वो सिंगल टेक हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई थी उस वक्त के अजय उजूबे के उस एपिसोड में पूरे 2 पेज का सिंगल टेक सीन। तो बाकी आगत की प्रतीक्षा आप बता रहे हैं, हाँ, यूथ फेस्टिवल में सेकंड आया था, शायद इवनिंग कॉलेज का था मेरे ख्याल। तो ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो हेमंत मिश्रा असल में बहुत ही धुरंधर कलाकार था। तो मुझे ऐसा लगा कि उसके सामने उसकी टक्कर का ही कलाकार होना चाहिए। तो तब मेरे दिमाग में आया था कि मैं ये काम आपसे करवाऊँ, त्रिखा जी से ही करवाऊँ। तो आपने भी वाकई उसमें ज़बरदस्त तरीके से जो है ना अपनी प्रेजेंटेशन दी, और वो आज भी मेरे पास है एपिसोड, और वो मैं आपको भेजूंगा। और आप भी पुरानी यादें ताज़ा कर लेना, और अच्छा लगेगा। अ, मुझे इंतज़ार रहेगा उस एपिसोड का। बाकी बहुत से लोग तो इस ग्रुप में मुझे जानते ही हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो शायद ना जानते हों, तो उनके लिए अब ये पूरा सेशन चलना है, तो थोड़ा बहुत तो शुरुआत से करते हैं बात। मैं बेसिकली गुड़गांव का प्रोडक्ट कह सकता हूँ अपने आप को। मेरी सारी एजुकेशन जो है नर्सरी टू ग्रेजुएशन वो गुड़गांव से है। मैं गुड़गांव में था, वहाँ पहले डीएवी स्कूल में, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव में मैं बीए की मैंने वहाँ से। तो वहाँ जब मेरी नाटक की शुरुआत भी वहीं से हुई। फिल्मों में तो मेरा इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा योगदान नहीं है। जैसे कल भी मैंने बात की थी, बेचैन जी ने कहा था कि आप त्रिखा जी कुछ आप भी आइए बीच में, तो मैंने कहा था कि यार मैं इतना मेरा फिल्मों में नहीं है घुसपैठ, तो मैं क्या बताऊं। बात फिल्मों की हो रही थी और बड़ी गंभीर बातें हो रही थी फिल्मों के बारे में। मेरा बेसिकली थिएटर से रहा है, और थिएटर की शुरुआत भी मेरी जो रही है वो एक्सीडेंटल शुरुआत रही है। कोई ऐसा नहीं था कि मुझे थिएटर करना था। मैं गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता था, वहाँ पे उसमें कंप्लीट को एजुकेशन थी। 1500 लड़के थे, 1500 लड़कियाँ थी। तो वो एज ऐसी होती है कि उसमें इतनी सारी लड़कियाँ देख के मैं तो हो गया पागल। तो मैं बन गया शरारती, जिसे कहते हैं जमूरा। तो जमूरा टाइप था मैं। 2 मिनट में छत के ऊपर चढ़ गया, 2 मिनट में छत से कूद गया, 2 मिनट में पेड़ पे चढ़ गया, अभी कैंटीन में बैठा हूँ, अभी लैब में पहुँच गया। तो इस तरह का मैं फुलतरू सा था। तो जो पुराने कलाकार थे, ये बाद में प्री यूनिवर्सिटी में था, तो जो फर्स्ट ईयर के कलाकार थे जिन्होंने यूथ फेस्टिवल में भाग लिया था, तो उनमें से कुछ कलाकार आए, बोले भाई तू इधर आ, तू हुआ, तू सौदा क्या है, कौन है तू, कहाँ से है। मैंने बताया जी मैं ऐसे ऐसे नया एडमिशन लिया मैंने। तो उनको अच्छा लगा मेरे से, बोले जी तू नाटक करेगा। मैं कहा हाँ जी करूँगा।
वो मुझे ले गए नाटक करवाने। तो उस साल यूथ फेस्टिवल में नाटक हुआ था अब के मोहे उबारो, पीएल देश पांडे का। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे हैं, महाराष्ट्र के नाटककार हैं। तो उनका नाटक अब के मोहे उबारो या बेचारा भगवान के नाम से भी होता रहा, तो उसमें मुझे रोल मिला पहली बार ही। और इंसिडेंटली देखिए कि वो पहला ही नाटक मेरा जो था, वो उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी थी, सारा हरियाणा पंजाब एक ही था और एक ही यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारा वो नाटक सारी पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आया, रिकमेंड हुआ और हमें सबको यूनिवर्सिटी रोल ऑफ ऑनर मिले। तो पहला ही नाटक इतना कामयाब हो गया, तो उसके बाद एक ललक सी हो गई, यार ये तो बड़ी अच्छी। फिर घर में कॉलेज में आए, वहाँ इज्जत हुई, जो कॉलेज में भी इनाम मिले, सबने सराहा। तो मैं लगा यार ये तो अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद नाटक की मेरी शुरुआत हो। त्रिखा जी, एक बात जो है ना, मैं बड़ा आज इमोशनल हो गया था जब यशपाल जी का फ़ोन आया कि आज आपके और त्रिखा जी के बीच में जो है ना बातचीत वार्तालाप होगा और एक दूसरे के जीवन के बारे में जानेंगे। तो मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, क्योंकि ना आपका मेरे अंदर जो था ना आपके बारे में जो जज्बात हैं वो मतलब उभर आए एकदम से ना। तो बल्कि हमारी मिसेज सामने बैठी थी, वो भी पूछने लगी क्या हुआ भी, आपकी आंखें छलक आई। तो मुझे मतलब लगा था कि यार क्या याद दिलवा दिया आज यशपाल जी ने। तो आज अभी हम शुरुआत करते हैं कि आपके जीवन से आप अपने बचपन के बारे में, अपने इस फील्ड में आने के बारे में आप एक बार शुरुआत कीजिए कि आपका बचपन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे आज आप अभिनय के क्षेत्र में आए। विश्व दीपक जी नमस्कार, संदीप शर्मा बोल रहा हूँ सर मैं। सर एक जिज्ञासा मेरी ये है कि आप कहीं ना कहीं फिल्मी माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप थिएटर से जुड़े हुए हैं आप। तो मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो अतीत था, आपने इस जो लाइन में आए हैं, वो कैसे आपका पदार्पण हुआ, आपकी कैसे वो सोच डेवलप हुई कि मुझे इस लाइन में जाना है, और आज जो आपका है एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा प्लीज़ आप बताने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच विष्णु दत्त जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद संदीप जी। राजेंद्र ने भी राजेंद्र ने पुरानी बातें याद करा के और कुछ इमोशनल होकर मुझे भी इमोशनल कर दिया है। क्या होता है कि ज़िंदगी में ना ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं। आपका जो आपने जो प्यार कमाया है, आपने जो एक दोस्ती कमाई है, और राजेंद्र कोई ज़्यादा मेरे से छोटा नहीं है, हम उम्र ही हैं, 4-5 साल छोटा होगा मेरे से, लेकिन उसने इतनी बड़ी बात कह दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छे लोग जो होते हैं हमेशा अच्छा सोचते हैं। और अब ये राजेंद्र का मेरा आगत की प्रतीक्षा है कि प्ले मैंने करवाया था, उसके बाद हम थोड़ा बहुत काम करते रहे साथ साथ, काफ़ी हम मिलते जुलते रहे। और राजेंद्र, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी बड़ी बात कह दी। बाकी संदीप जी, मैंने वो बताया कि मैं गुड़गांव का प्रोडक्ट हूँ, गुड़गांव से ग्रेजुएशन की मैंने, और तभी से थिएटर की शुरुआत हुई। बाकी अभी राजेंद्र ने कहा कि शुरुआत से बताइए, बचपन से। तो बचपन से ये है कि हम लोग, एवरीवन नोज़ कि हम लोग रिफ्यूजीज़ हैं। तो जब आए थे वहाँ से पाकिस्तान से, तो शायद लुधियाना में कहीं पेरेंट्स को जगह मिली थी रहने के लिए। बट फादर वाज ए टीचर, तो उनकी पहली पोस्टिंग रही गुड़गांव। तो हम लोग गुड़गांव में आके रह गए। और जैसा कि सभी तकरीबन हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, आई थिंक बहुत कम को छोड़ के तकरीबन सभी लोग, हमारी बड़ी हम्बल बिगनिंग रही है। फादर वाज ए स्कूल टीचर, और 4 बहन भाई थे हम पढ़ने वाले। तो नेचुरली वो एक हम्बल सी बिगनिंग होती है, उसमें बस ये है कि आप हैंड टू माउथ ही रहते हैं। तो वही सेम मेरी भी बिगनिंग रही। तो पहले नर्सरी तक, नर्सरी की जो एजुकेशन थी मेरी सेंट क्रिस्पन स्कूल गुड़गांव की थी, उसके बाद डीएवी स्कूल, देन हायर सेकेंडरी स्कूल, और देन दिस गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव। तो वो क्या था कि वहाँ से नाटक की शुरुआत हुई। तो 3-4 साल हमने नाटक की है। तो गुड़गांव में खासियत ये थी कि वहाँ ना दिल्ली से डायरेक्ट करने के लिए लोग आते थे, और
कुछ ऐसा था गुड़गांव का रुतबा के गुड़गांव का प्ले जहाँ भी जाता था वो जीत के आया करता। तो हमने वहाँ किया था, पहले ये बताया ना मैंने, ये बेचारा भगवान अब के मोए वारो। फिर नेक्स्ट ईयर हमने प्ले किया था बोधायन का भगवत अज्जुकियम। फिर उसके बाद जब मैं फाइनल में था तो हमने प्ले किया कुकर मुत्ते, मोहन राकेश का उस वक्त प्ले हुआ था कुकर मुत्ते। तो वो यूथ फेस्टिवल में हमें हमारे गुरु थे उन दिनों अनिल सहगल दिल्ली से आते थे, उन्होंने करवाया था। और बस वहाँ से वो एक क्या कहते हैं वहाँ से एक गाड़ी चल निकली और थोड़ा बहुत नाम हो गया कि हाँ जी गुड़गांव के लोग जो हैं थिएटर में बड़े अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। तो इस तरह से ये मेरी शुरुआत हुई थी। अच्छा, वो ये तो हुई गुड़गांव की बात। आप रोहतक में कब आए, और रोहतक में आने के बाद किस तरह से आप कॉलेजेस में जो है ना हम जैसे लोगों को आपने चांस दिए, तो और राज बब्बर भी आए उन दिनों रोहतक में, तो उन दिनों के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ हाँ, तो वो क्या कि मैं ग्रेजुएशन करके देन आई केम टू रोहतक, और रोहतक में मैंने एमए इंग्लिश में एडमिशन लिया। अच्छा, रोहतक में मैंने 73 से 75 2 साल में एमए की मैंने। और ड्यूरिंग एमए मैं कोई प्ले नहीं कर पाया। उसका यूथ फेस्टिवल में प्ले किया ही नहीं, रीजनल सेंटर था पंजाब यूनिवर्सिटी का। तो बड़ी बड़ी एक हंसी की बात है कि क्या हुआ कि कॉलेज कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगा के भाई यूथ फेस्टिवल के लिए टीम तैयार करनी है और जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आ जाओ। और त्रिखा जी, जैसा आपने बताया कि वहाँ से थिएटर की गाड़ी चल निकली, तो उस गाड़ी को चलाने के लिए आप साइड बाय साइड कुछ और भी काम करते थे, या सिर्फ थिएटर की ही गाड़ी में सवार होके आज तक का आपका सफ़र रहा? कुछ इसके बारे में भी बताएं सर। थैंक यू सो मच सर। तो नेचुरली अगले दिन मैं भी पहुंच गया वहाँ पे जहाँ जहाँ सिलेक्शन होनी थी। काफ़ी काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। तो हमारे प्रोफेसर जो इंचार्ज थे उन्होंने सबसे बुलवा के देखा, पढ़वा के देखा और एक टीम सेलेक्ट कर ली जिसमें कुछ लड़कियाँ थी और कुछ लड़के थे। तो और अगले दिन के लिए उन्होंने कह दिया कि अगले दिन आइए, रिहर्सल शुरू करेंगे। नेक्स्ट डे मैं वहाँ गया तो देखा कि 3-4 हम लड़के थे, लड़कियाँ थी नहीं। तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, मैंने कहा जी क्या हुआ, वो लड़कियाँ नहीं आई? बोला भाई नाटक ही नहीं हो रहा। मैं कहा जी क्यों? बोला वो तेरे जाने के बाद वो लड़कियाँ पूछ रही थी ये त्रिखा भी नाटक में है। मैंने कहा हाँ ये तो होगा ही। बोला जी अगर ये है तो हम तो नहीं, हम तो नाटक नहीं करेंगे, हम तो नहीं आती नाटक में। उन लड़कियों ने नाटक ही छोड़ दिया मेरे कारण। और 2 साल वहाँ किसी लड़की ने नाटक नहीं किया। और वो लड़कियाँ नेचुरली नाटक में लड़की चाहिए होती है, लड़की मिली नहीं। 2 साल वहाँ प्ले ही नहीं हुआ। और ड्यूरिंग दैट पीरियड हम लोगों ने शायद एक ग्रुप बना लिया था अपना यहाँ पे रंगमंच के नाम से। आई थिंक तभी की बात है ये। और उससे हम थोड़ा बहुत अपना अपना अपनी भड़ास निकाल लिया करते हैं। लेकिन डायरेक्टली जो मैंने की जो 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 कॉलेजों में करवाया करता वो, उसके बाद मैं चला गया था। हाँ, उसके बाद मैं चला गया था बीएड करने कुरुक्षेत्र। वहाँ मेरी जनार्दन शर्मा से मुलाकात हुई। जब मैं कुरुक्षेत्र गया तो वहाँ पे जहाँ जाऊँ जनार्दन शर्मा, जनार्दन शर्मा, जनार्दन शर्मा। मैंने कहा यार ये जनार्दन शर्मा सौदा क्या है, जिससे बात करो अरे जनार्दन, अरे जनार्दन। मैं कहा जी मैं भी कलाकार हूँ। अच्छा आप भी हो? रहे यहाँ जनार्दन है, बहुत माने हुए कलाकार हैं। मैंने कहा यार ये जनार्दन खा गया मेरे को तो। उसके बाद जनार्दन मेरे साथ बीएड में ही था, हम बीएड में इकट्ठे थे और हम लोगों ने एक प्ले किया तीन सुकरात। और वो प्ले तीन सुकरात जो है हमारा इतना मशहूर हुआ, इतना फेमस हुआ कि पूछो मत। जहाँ गए हमने फर्स्ट प्राइज़ लिया, जहाँ गए फर्स्ट प्राइज़ लिया। उसमें जनार्दन, उसमें तीन कलाकार हैं इकट्ठे। जनार्दन था, मैं था, एक सरदार जी था शाहबाद से, और एक लड़का छोटा सा साइकिल वाला था नीलो खेड़ी से। सो दैट वे वो प्ले भी हमारा बहुत ही बढ़िया रहा। और उसमें एक बार तो जनार्दन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, एक बार मुझे मिला। सो दैट उससे हमारा ना कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ। संदीप जी, जैसे मैं भी बताया कि मैंने बीएड की
और बीएड करके फिर मैं रोहतक आ गया वापस कुरुक्षेत्र से, और यहाँ मैं हाँ, मेरी ज़िंदगी में ट्रेजेडीज बहुत हुई हैं। मैं बाप की बात पूरी करूंगा, उससे पहले एक बात बता दूं कि मैं बीएड करके आया तो मैं नरवाना में उन दोनों पेरेंट्स से, वहाँ मैं बैंक में लग गया टेम्परेरी 3 महीने के लिए। तो मेरे को ना, मेरे साथ ट्रेजेडी ये हुई है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, काम तो अच्छा करता हूँ लेकिन निकाल देते हैं मेरे को, पता नहीं किस लिए। तो वहाँ 3 महीने के लिए मैं बैंक में लगा, तो बैंक वालों ने 2 ढाई महीने बाद ही मुझे निकाल दिया, बोला भाई तेरे बस की नहीं है काम करना, तू भाग जा यहाँ से, भगा दिया। उसके बाद मैं रोहतक आ गया। रोहतक में मॉडल स्कूल है, बहुत टॉप स्कूल है वहाँ का। तो वहाँ मैंने 1.5 साल बच्चों को बड़ा बिगाड़ा। मतलब मैं रखा, मैं आवाज़ टीचर, और मैं अपनी तरफ से ठीक ही पढ़ा रहा था, लेकिन पता नहीं उनकी समझ नहीं आ रही थी या मुझे पढ़ाना नहीं आता था। 1.5 साल बाद वो बोले भाई साहब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत परेशान हो लिए, आप निकलो यहाँ से। उसके बाद मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने। तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में मैं एज असिस्टेंट लगा, फिर मैं डबल ओ बना, फिर उसके बाद प्रमोशन होती ईयर ऑफिसर बन गया मैं ब्रांच में, फिर मैं ब्रांच मैनेजर बन गया। और मैं न्यू इंडिया में ही था जब मुझे हुड्डा साहब की तरफ से बुलावा आया कि भाई ये मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर में हमें चाहिए व्यक्ति काम करने के लिए, इसको चलाने के लिए। तो 2008 से 2014 तक मैं मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र का इंचार्ज रहा, और वहाँ थिएटर के लिए जितना काम मैं कर सका मैंने किया। और 2014 में सरकारी बदल गई, वो पॉलिटिकल पोस्ट थी, तो फिर वो नेचुरली दूसरी सरकार आते ही निकाल दिया मेरे को उन्होंने वहाँ से। फिर मैं घर आके बैठ गया। तो जो आपने बात कही ना कि साथ साथ कुछ करते रहे, एक्चुअली क्या है कि जो हमारे गुरु आया करते थे, ये जो अनिल सहगल, जिन्होंने हमें गुड़गांव में नाटक करवाए थे, तो वो उन्होंने एक बात कही थी, बोला भाई नाटक करो, लेकिन नाटक का जो आज के दिन हालात है नाटक के, आप नाटक से जीविका नहीं कमा सकते। तो अगर नाटक करना चाहते हो और ज़िंदगी भी चाहते हो ठीक ठाक गुजरे, तो आप कोई ना कोई जॉब कर लेना और साथ साथ नाटक करते रहना। नाटक को प्रोफेशनली मत लेना कभी भी। प्रोफेशनली लोग, उन दिनों हालात बहुत, आपको पता ही है, बहुत बुरे हालात थे। तो नाटक से रोटी कमाना बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने यही गाइडेंस दी थी हमें, और वो गाइडेंस हमें काम भी आ गई कि हम लोग नौकरी में चले गए और नौकरी करते रहे, साथ साथ नाटक करते रहे। और यही था कि जो हम थोड़ा वो जो भी नाटक किया है उसी कारण से कर पाए। लेकिन अगर हम खाली नाटक से ही जीविका कमाने की सोचते तो शायद मुझे नहीं लगता कि सरवाइव कर पाते। तो इस तरह से करते 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 ज़िंदगी कट गई, और आज मैं घर में बैठा रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ। और लाइफ जितना सोचा था, भाई, क्योंकि लाइफ बताया ना कि हम्बल बिगनिंग थी बड़ी, और लाइफ सोची नहीं थी कि इतनी कंफर्टेबल निकल जाएगी। तो बड़ी ही कंफर्टेबल लाइफ निकल गई, और मैं तो परमात्मा का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि ठीक ठाक लाइफ भी निकल गई, और थोड़ा बहुत नाम भी मिला, प्यार भी मिला, इज्जत भी मिली। ज़िंदगी में आदमी यही चाहता है, और क्या। त्रिखा जी, वो जो फिल्म थी अपनी प्रेमी रामफल, तो उसमें भी आपने बहुत बढ़िया रोल किया था। उसके बारे में बताओ कि उसमें आपकी एंट्री कैसे हुई और किस तरह से इन्वॉल्वमेंट हुई उसके अंदर आपकी। राजेंद्र जी, तब तक इन्होंने अपनी स्कूलिंग बता दी, जो कि एक मोटे मोटे तौर पे, और तब तक वो चाय पी रहे हैं, तब तक आप भी अपनी पैदाइश, स्कूलिंग और किस तरीके से इस फील्ड में आए, थोड़ा सा ब्रीफ में या डिटेल में बताएंगे तो भी हमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आज का दिन आप दोनों का ही है। आप प्लीज़ कुछ बताइए, अगर आपको लगता है कि जब तक वो चाय पी रहे हैं तो मुझे लगता है साइमल्टेनियसली चलेगा तो भी कोई टेंशन नहीं। आ गया जी, आ गया, वापस आ गया मैं अपने अपना अपना अपनी बारी नहीं छोड़ूंगा, पहले मैं करूंगा फिर राजेंद्र बात है। हाँ यशपाल जी, मेरी लाइफ भी बड़े उतार चढ़ाव में गुजरी है। आपने गांव सुना होगा सोरखी, वहाँ पर जो है ना इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमारे पिताजी चपरासी थे। तो वहाँ से उसी गांव में स्कूल में पढ़ते थे। तो जैसे जैसे उनकी कहीं ट्रांसफ़र होती रही और हम चलते रहे, कभी भिवानी कभी बुवानी खेड़ा, तो इस तरह से घूमते रहे इरिगेशन डिपार्टमेंट के। त्रिखा जी वापस आ गए हैं, तो अब मेरी कहानी बाद में चलेगी, पहले त्रिखा जी की कहानी पूरी होने देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
त्रिखा सर, एक थोड़ी सी चुटकी लेना चाहता हूँ मैं आपकी इस बात पे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रेजेडीज हुई। तो ट्रेजेडीज पे मुझे एक चीज़ ये है कि ये ज़िंदगी की एक आयरनी है कि ट्रेजेडी किसी और के साथ में हो रही होती है, और जो त्रासदी ज़्यादा इंसान जो है उस पर देखने वाले हंस रहे होते हैं। तो मैं उस चीज़ का थोड़ा सा वही एक लुत्फ लेना चाहता हूँ कि आज आप भी सफ़र के उस पार हैं, रिटायर्ड लाइफ आप जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो शायद आपको भी हंसी आती होगी उन चीज़ों पे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेजेडीज थी, और जैसा आपने बताया कि बैंक में 2 ढाई महीने में आपको निकाल दिया, और फिर आप रोहतक मॉडल स्कूल में जॉब करने लगे, तो वहाँ पर भी 1 डेढ़ साल में जैसा आपने खुद कहा कि मैं बच्चों को खूब बिगाड़ रहा था। तो ऐसी क्या वजह रही हैं इन ट्रेजेडीज की, वो प्लीज़ आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? थैंक यू त्रिखा साहब। यस राजेंद्र जी, बहुत सही कि हम इसी तरीके से करें कि एक हाफ में सिर्फ त्रिखा जी से ही हम जाने और सेकंड हाफ में हम आपसे ही जाने, तो ज़्यादा बेहतर होगा हम सब के लिए भी। थैंक यू राजेंद्र जी। हाँ जी भाटिया जी, आपने पूछा कि प्रेमी रामफल। तो प्रेमी रामफल जो फिल्म थी वो मेरी पहली फिल्म है, और उस फिल्म में जो मैंने किरदार निभाया वो तो निभाया है। उसके अलावा उस फिल्म में मैं बख्शी ने अभी जिक्र भी किया था पहले कि बख्शी ने जब अपनी कहानी सुनाई थी तो बख्शी ने जिक्र किया था मेरा भाई त्रिखा था साथ मेरे। तो बेसिकली मैं उसमें फिल्म में बख्शी का मेन, यूँ कह लो कि मेन चमचा था मैं उसमें। मैं तो उस वक्त बीमा कंपनी में जॉब किया करता। तो ये जो प्रेमी रामफल फिल्म बनी, इसमें बख्शी और एक बिल्ला हमारा दोस्त है, बिल्ला मेंटल, ये दोनों पार्टनर थे। तो बिल्ले मेंटल ने मेरी ड्यूटी लगा दी कि तूने बख्शी के साथ रहना है और बख्शी के साथ जो है सारा भी A to Z सारा काम देखना है और हिसाब किताब रखी हो। मैं कहा ठीक है जी। तो वहाँ से बख्शी और मेरी मुलाकात हुई, और वो मुलाकात हमारी उस वक्त, देखिए बात है 83 या 4 की बात है कहीं। और ये देखो कि वो जो मुलाकात हुई थी, पता नहीं भाई, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं या गंदे लोगों को अच्छे लोग मिलते हैं। बख्शी इतना प्यारा आदमी है कि वो 83 से लेकर आज देखो 37 साल हो गए हैं, हमारा साथ आज भी बना हुआ है। बख्शी कोई भी फिल्म बनाता है उसमें मैं कहीं ना कहीं ज़रूर होता हूँ, बल्कि पीछे वीरे की वेडिंग में भी मेरा रोल था, लेकिन वो मैं किसी हालात से के कोई कारण ऐसे बने कि मैं कर नहीं पाया। तो मैंने बताया ना कि प्रेमी रामफल में A to Z कहानी लिखने से लेकर उसके बाद गाने लिखने तक, उसके बाद रिकॉर्डिंग जो हमने की बॉम्बे में रिकॉर्डिंग की, और उससे पहले ये जो चरणजीत आहूजा जी इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे, उनके पास बैठ के सारी धुनें, मतलब A to Z जिसे काम करते हैं ना, शूटिंग कंप्लीट होने तक मैं वहाँ था। तो पहले क्या था इस फिल्म में ना, बख्शी वाज डूइंग द मेन रोल और मैं उसमें विलेन का रोल कर रहा था। तो बख्शी बोला यार इस फिल्म में ना कुश्ती करवानी है, जो जो इसकी क्या नाम था, सतपाल पहलवान की। तो उसकी बड़ी बड़ी से है, लोग उसको देखने आएंगे, तो उसके पास चलते हैं। हम उसके उनके घर गए तो उनसे बात की, तो वो बोले कुश्ती नहीं करूँगा मैं, तो मनोज कुमार टाइप का रोल होता है ना, जैसे भारत का रोल, ऐसा रोल करूँगा। तो फिर देन आयाज बख्शी, मैं कहा यार ये पहलवान साहब के इनकी बहुत क्या फॉलोइंग है। बोला जी बहुत जानते हैं इनको। मैंने कहा यार हम कमर्शियल काम कर रहे हैं तो लेट अस मेक हिम द हीरो। तो फिर हमने उनको हीरो बनाया, बख्शी फिर विलन बना, और मैंने उसमें कन्हैया लाल टाइप मुंशी का रोल किया। और सीमा कपूर को भी हम दिल्ली चंडीगढ़ गए, हमने बहुत लड़कियां देखी, और सीमा कपूर को जब देखा तो लगा कि ये स्टार मटेरियल, उनको वहाँ से ढूंढ के लाए, और फिर सारी कास्टिंग वास्टिंग करके फिल्म बनाई। फिल्म अच्छी बनी थी। वो तो कुछ बस कई कारण होते हैं जो बताए नहीं जा सकते कि जिनके कारण से फिल्म नहीं चली। फिल्म ठीक ठाक बनी थी और चल भी जाती। सो वो मेरी पहली फिल्म थी जिससे मुझे फिल्मों में मतलब कह सकता हूँ पदार्पण हुआ मेरा। तो त्रिखा जी, वो जो संदीप जी ने चुटकी ली थी जिसमें वो पूछना चाह रहे थे कि आपको निकाला क्यों गया स्कूल से और बैंक से, वो उसकी कुछ वजहें रही होंगी। तो
वो कह रहे ऐसी ट्रेजेडी किसके साथ थी, आपके साथ थी या उनके साथ थी? ट्रेलरी तो मेरे साथ ही थी, उनके साथ क्या थी भाई। मैं तो अपनी तरफ से तो ठीक ही पढ़ा रहा था। अब उनको समझ ना आए तो मैं क्या करूँ इसमें। बाकी ये बात है, बेसिकली क्या था, बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं। दो आई बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ टीचर्स। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे अंकल, सब दे आर ऑल टीचर्स। और मेरे दे आर ऑल वेल नोन टीचर्स। लेकिन मेरे ब्लड में टीचिंग नहीं थी, मेरे ब्लड में एक्टिंग थी, तो मैं टीचिंग में भी एक्टिंग किया करता। और बस वो क्या है कि पढ़ाने का ना तो शौक था ना। हालांकि मैंने एमए इंग्लिश में की हुई है, बीएड की है, लेकिन एमए इंग्लिश में भी मैंने की थी हिंदी मीडियम में। हमारे टाइम में हुआ करता था कि हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं एमए इंग्लिश, तो मैंने एमए इंग्लिश की थी हिंदी मीडियम में, और वो भी 3rd डिवीज़न में। तो अब 3rd डिवीज़न वाला हिंदी मीडियम वाला एमए इंग्लिश क्या पढ़ाएगा, यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। अब वहाँ पे बच्चे पूछते पूछते मैं बताया कुछ करता था। तो करते करते 1.5 साल मैंने शुक्र किया कि मेरी जान छूटी, वहाँ से उन्होंने निकाल दिया और उधर से बीमा कंपनी ने मेरे को पकड़ लिया। नहीं तो मैं तो आज तक वो बाबा जी का ठुल्लू बन के रह गया होता। भाई मोहन कांत जी, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो पूरा एक बजाना है। तो धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए। अभी तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से पहले की भी बहुत बातें हैं, वो भी तो बता लूँ। मेरी कहानियाँ तो बहुत मज़ेदार कहानियाँ हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरे को इज्जत कम मिली है, मेरी बेइज्जती ज़्यादा हुई है। तो सारी आज बेइज्जती लीक करूँगा ना, सबको बताऊँगा कि मेरी कितनी कितनी बेइज्जती करी और किस किस ने करी। फिर उसके बाद जो अल्टीमेटली आखिरी बेइज्जती है मेरी नगर निगम गुड़गांव में, तो मोहन कांत जी वो भी ज़रूर बताऊँगा। मैं छुपाऊँगा कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मोहन कांत तो याद आ गया, ये नगर निगम वाली आखिरी नहीं है। उसके बाद एसजीटी यूनिवर्सिटी में मैं बेइज्जती हुई। फिर उसके बाद ओके इंडिया न्यूज़ चैनल में हुई। फिर उसके बाद जो मैंने अपनी त्रिखा थिएटर एकेडमी खोली थी वो बंद करवा दी लोगों ने। तो सारी बताऊंगा आज मैं। सभी को मेरा नमस्कार। 1 घंटे की पूरी वार्तालाप सुनने के बाद मैं एक चीज़ शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि अभी बहुत लंबी बातें चलेंगी त्रिखा सर के बारे में। हम एक फिल्म कर रहे थे, भाई की शादी, तो मैं उसमें एसोसिएट डायरेक्टर था, तो त्रिखा सर भी उसमें काम कर रहे थे। तो हमने लगभग 1 महीना साथ में बिताया, क्योंकि जब इनका काम नहीं भी होता था तब भी हम साथ में ही रहते थे, एक टीम वर्क की तरीके से। तो मैं एक बात सर से के लिए कहना चाहता हूँ कि मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी बात त्रिखा सर से ये सीखी कि सामने वाले को खुश रखने के लिए सर खुद अपने अपने ऊपर जोक मार लिया करते थे, खुद अपना मजाक बना लिया करते थे, लेकिन पूरी यूनिट को इतना खुश रखते थे ना, हद से ज्यादा खुश रखते थे। और मुझे नहीं पता है जिंदगी को इन्होंने कितना सीरियस किस तरीके से लिया है, ट्रेजेडीज जो इनके साथ हुई है उन्होंने किस तरीके से उनको लिया है, बट जिंदगी जीने का इतना बेहतरीन तरीका, इतने खुश मिजाज तरीके से जिंदगी जो त्रिखा सर जी रहे हैं, वो सच में सीखने लायक चीज है। और मैं सर सीरियसली कह रहा हूं, मैंने उस शूट से, आप जानते हैं कि वो कितना हेक्टिक शूट था, बट मैंने आपसे ये बहुत बड़ी बात सीखी थी सर कि मतलब यार इतना बोझ क्यों बना रखा है, बहुत लाइट भी तो जिया जा सकता है ना, और सबको खुश करके भी जिया जा सकता है। तो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी चीज सिखाई। अनकॉन्शियसली बहुत बड़ी बात सीख ली मैंने आपसे। ये भी एक अच्छी कमाल की चीज़ है कि एमए इंग्लिश भी आपने हिंदी मीडियम में की। तो समझ सकते हैं कि फिर मॉडल स्कूल में क्या वजह रही होगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जैसे मोहनकांत जी बीच में आए हैं, उन्होंने सवाल दागा है, तो अब लग रहा है कि हाँ, पुराने पापी साथ में आ गए हैं, तो कुछ और राज खुलेंगे, ज़िंदगी के फलसफे आएंगे सबके सामने। लेकिन एक चीज़ ये है कि थिएटर जो अब करते थे, तो थिएटर के हिसाब से आपकी टीचिंग्स किस तरीके की होती थी कैरेक्टर्स को लेके, कि ये स्क्रिप्ट अपने को करनी है, इसकी क्या रेलिवेंसी है,
रेलिवेंस को आप तवज्जो देते थे या किसी कैरेक्टर की वजह से आप उस स्क्रिप्ट को उठाते थे? वो जो चयन था स्क्रिप्ट का कि इस बार ये नाटक करेंगे, तो वो क्या एक वजह होती थी उस नाटक के बारे में, वो प्लीज़ बताइए। त्रिखा जी की एक और पहचान गधे की बारात की वजह से भी है। मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में जब हम कॉलेज पढ़ा करते थे उस वक्त सुनते थे कि अदरक के पंजे जिसके बहुत ज़्यादा शोज़ हुए हैं, और अभी सुनते थे कि कोर्ट मार्शल के बहुत ज़्यादा शोज़ हुए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि गधे की बारात के भी रिकॉर्ड शोज़ हुए हैं। गिनती तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अनुमान है कि 400-450 शोज़ इन्होंने किए हैं उसके। तो उनकी एक पहचान गधे की बारात, मतलब ये कहा जाता था कि त्रिखा वो गधे की बारात वाला। संदीप जी, जो आपने बात पूछी है उसका जवाब पहले तो योगेश ने थोड़ी जो बात पहले कही है उसमें सारा जवाब है उसका कि योगेश जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतनी अच्छी बातें कह दी मेरे बारे में। इतना अच्छा वैसे मैं हूँ नहीं, इतनी आवाज़ आपने कह दी है। वो वही मैंने कहा ना कि अच्छे आदमी को सारे अच्छे नज़र आते हैं, तो आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें कह दी, इतना तो कर नहीं हूँ। हाँ ये है कि संदीप जी, मैं बात कर रहा था आपकी जो बात है कि मैंने ज़िंदगी को अभी भी सीरियसली लिया नहीं है और थिएटर को भी मैंने कभी सीरियसली नहीं लिया। मैं जैसे कहते हैं ना स्पॉन्टेनियसली या अननोइंगली थिएटर करता रहा। कभी ऐसा नहीं रहा कि मैंने, हाँ जैसे अभी हाँ भाटिया ने एक बात पूछी थी राज बब्बर की, वो छोटा मुँह और बड़ी बात हो जाती है कि मैंने जब नाटक करवाने शुरू किए यूथ फेस्टिवल्स में, तो मैं सबसे पहला नाटक करवाया मैंने वैश्य कॉलेज रोहतक का। नाटक था रस गंधर्व मणि मधुकर का। हाँ आप कह रहे थे ना क्राइटेरिया क्या होता है, तो मैं जैसे नाटक पढ़ने के बाद ना लगता है कि ये नाटक ना कैची है। मैं कोई समाज में जैसे कहते हैं संदेश देना, समाज में कोई भाई ये संदेश देना है, मैंने संदेश वाली बात कोई नहीं है। मैं नाटक में नाटक के तत्व हूँ और वो नाटक कैची हो, लगे कि भाई करने, एक तो उसमें ग्रिप रहे नाटक में, कहीं लूज ना हो। अब ये 40 मिनट के नाटक उन दिनों हुआ करते थे, तो सबसे पहले नाटक मैंने करवाया रस गंधर्व मणि मधुकर का वैश्य कॉलेज में। तो उस वक़्त हिंदू कॉलेज रोहतक वाले दिल्ली से राज बब्बर जी को ले आए नाटक करवाने के लिए। तो मैंने मणि मधुकर ये रस गंधर्व करवाया, उन्होंने करवाया त्रिशंकु। और तो इस तरह से वो यूथ फेस्टिवल हुआ, उसमें काफ़ी सारे नाटक थे, 12-13 नाटक थे, और उनमें से फर्स्ट नाटक मणि मधुकर आया, सेकंड कोई और आया और त्रिशंकु कहीं भी नहीं आया। तो उसका कारण ये मैं सोचता हूँ, ये नहीं कहता कि राज बब्बर जी ने अच्छा नहीं कराया था। कारण ये था कि राज बब्बर जी को इस एरिया का पता नहीं था। यहाँ थोड़ा रस्टिक ह्यूमर जो है ना, रिमोट एरिया है, यहाँ रस्टिक ह्यूमर चलता है। और वो उन्होंने जो त्रिशंकु करवाया था बड़ा साफ सुथरा नाटक करवाया था, बड़ा अच्छा नाटक करवाया था बच्चों से। लेकिन क्योंकि वो यहाँ के जो माहौल के हिसाब से वो मेरा नाटक थोड़ा ज़्यादा लाफ्टर ले गया, और यहाँ हमारे लाफ्टर जो आपको पता है मेन क्राइटेरिया होता है, तो आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। सेकंड, उससे अगले साल मैंने प्ले करवाया था बकरी, वो यूटीडी का प्ले था, बकरी था शायद। तो मैंने यूटीडी में बकरी करवाया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। अब वो भी फोक प्ले है, फोक प्ले में म्यूज़िक भी है, डांस भी है, और आर्टिस्ट भी मेरे पास अच्छे थे। और उधर हिंदू कॉलेज वालों ने रंजीत कपूर को बुला लिया, उन्होंने करवाया पांचवा सवार। अगेन सेम बात हुई कि पांचवा सवार जो नाटक उन्होंने करवाया बड़ा साफ सुथरा अच्छा नाटक करवाया, लेकिन हमारे इसमें जरा म्यूज़िक भी था और डांस भी था, और फोक प्ले ही होता है, वो कैद ज़्यादा करता है। तो मेरी ज़िंदगी में यही क्राइटेरिया, मैंने जो मेरा अपना आज तक मेरी सोच रही है, जो मेरा नाटक गधे की बारात है जिसके मैं 310 शोज़ कर चुका हूँ ऑल ओवर इंडिया, तो वो कोई ऐसा कोई नाटक की महान कृति नहीं है। लेकिन यह है कि वो इतना ग्रिप है उसमें, इतना कैची है कि लोग उस नाटक को 10 बार देख सकते हैं। उसमें सटायर भी है और म्यूज़िक है, लाफ्टर है, कॉमेडी है।
मेरा मानना ये है कि नाटक जो ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी को ज़्यादा सोचना ना पड़े, वो आम आदमी उसको इजीली ग्रैब कर सके। तो वैसी स्क्रिप्ट मैं देखता हूँ। और ज़्यादा नाटक तो मैंने किए नहीं, 15 20 20 25 नाटक किए होंगे। तो उनमें यही चीज़ ज़्यादा रही कि भाई चलो ऐसा नाटक करो। बाकी ये ज्ञान बांटने वाली बात मेरे से होती नहीं। हाँ, योगेश, वो एक फिल्म की याद है। वो फिल्म गई कहाँ, बन गई कि नहीं बनी? वो फिल्म तो अच्छी लग रही थी, अच्छी बनी थी मुझे लगता है। और उसमें बॉम्बे से भी कई कैरेक्टर थे। तो फिल्म का क्या हुआ उसका? त्रिका साहब, जैसे आपने बताया कि आप एलआईसी में भी काम करते थे, तो जो पूरा टाइम है आपका थिएटर करने का, क्या उसके साथ साथ आपका एलआईसी का जॉब चल रहा था? और और जो थिएटर करने का मोटिव था वो क्या था? संदीप जी, जैसे मैंने जिक्र किया कि थिएटर करने का मोटिव आप पूछ रहे हैं। मोटिव तो मेरा थिएटर करने का एक मन की खुशी थी और कुछ नहीं था। क्योंकि मैंने जब नाटक की शुरुआत करी थी, कुछ सोचा नहीं था। वो नाटक एक एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में आ गए। और मैं नाटक शुरू हुआ। नाटक शुरू करने से मुझे पहचान मिली, मुझे इज्जत मिली। तो मेरा ख्याल तो मैंने सारी उम्र जो नाटक किया है, घर फूक तमाशा देखा है मैंने। ये गधे की बारात नाटक जब मेरा हुआ तो उसमें तो थोड़ा बहुत मैंने पैसे कमा लिए। लेकिन उससे पहले नाटक तो घर फूक तमाशा ही रहा मेरे लिए। और बस अपने मन की खुशी के लिए। अब साथ जॉब कर रहा था मैं, और साफ सी बात है, जॉब में मैंने कभी इतना मेरा इंटरेस्ट रहा नहीं। करता रहा, मैं अपना काम पूरा किया मैंने। ये नहीं कि मैंने अपने काम में कोई कोताही बरती हो। और शाम का टाइम मेरा अपना होता था। हमने अपना एक ग्रुप बना लिया था रोहतक में, सप्ताह कल्चरल सोसाइटी के नाम से। उससे पहले रंगमंच के नाम से था। तो थिएटर करने का मेरा जो पर्पज़ था सिर्फ ये था, मैंने आपसे पहले कहा ना कि वो कोई समाज सुधार मेरा पर्पज़ नहीं था। मेरा पर्पज़ था अपने मन की खुशी। मैं थिएटर करता था, शहर के 4 लोग देखते थे, उनको अच्छा लगता था, तारीफ़ करते थे। एक धीरे धीरे पहचान बन रही थी। तो मेरी ज़िंदगी का पर्पज़ यही रहा कि थिएटर जो है मैं अपने लिए करता था, ना कि किसी के लिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम थिएटर से समाज को बदल देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा कुछ मैंने पहले बताया कि मैं ज़िंदगी में बहुत नॉन सीरियस टाइप का व्यक्ति रहा हूँ। मैं कभी एक जैसे कहते हैं, ज़िंदगी को बड़ी गंभीरता से कभी नहीं लिया मैंने। मैं सोचता हूँ कि ज़िंदगी, और वो जैसे योगेश ने बताया कि अपने ऊपर दूसरों को हंसाने के लिए कई बार जैसे जैसे सुरेंद्र शर्मा कवि करते हैं कि खुद पर हंसकर दूसरों को हंसाते हैं। तो मेरा ज़िंदगी का पर्पज़ वही रहा है हमेशा। मैं खुद पे व्यंग करके लोगों को खुश रखने की कोशिश करता हूँ। तो वो सेम इज़ द केस विद नाटक। नाटक मैंने सिर्फ अपने खुशी के लिए, अपनी आत्मा की खुशी के लिए, अपने मन के लिए किए, ना कि पैसे के लिए, ना कि समाज सुधार के लिए। तो पर्पज़ मेरा नाटक का यही रहा। और साथ साथ मेरे नौकरी चलती रही। नौकरी मैं बताऊँ 2014 में रिटायर हुआ हूँ मैं। तो नौकरी चलती रही साथ साथ, और शाम का टाइम मेरा अपना हुआ करता था और मैं उसमें नाटक करता था। और एक बात और बड़ी बताऊँ आपको मैं। एक बार ही ना, मैं कहना मतलब बड़ी बात है, लेकिन चलो बात आई है तो कहता हूँ। एक बार इंग्लिश ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल छापा था मेरे इसमें, मेरे बारे में आर्टिकल इसमें ट्रिब्यून में। उसमें लिखा था कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू मेंटेन ए complete balance, how to maintain a perfect balance in between your family, your passion and your profession, then you can look towards Mr. Trikha। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। मैंने तीनों चीज़ें, अपनी फैमिली, अपना प्रोफेशन, अपना पैशन, तीनों को साथ साथ निभाया। और टच वुड किसी की नज़र ना लगे, बड़ा बड़ा ही बखूबी निभाया मैंने उसको। हाइफा के सभी मेंबर्स को मेरा प्रणाम। मेरा सवाल त्रिखा जी से है। त्रिखा जी, आप जब उस वक्त थिएटर करते थे तो क्या प्रॉब्लम आती थी फैमिली की तरफ से, और लोगों को किस नज़र से देखा जाता था जो थिएटर करते थे? क्योंकि आपने बताया कि आपकी फैमिली सब टीचिंग लाइन से थी और आपने एक्टिंग लाइन चुनी, तो ज़रा साझा करें। वाह त्रिखा जी, वाह! अपने पे हंस के जग को हंसाया,
बन के तमाशा मेले में आया। क्या बात है, क्या बात है। जिसे अपने पे हंसना आ गया वो कभी दुखी परेशान रह ही नहीं सकता इंसान। तो इसलिए ज़िंदगी में खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने पर ही हंसना आना चाहिए। अपनी गलतियों पे, अपने सो कॉल्ड चुतियापों पे हंसना ज़रूर आना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाते हैं। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर ट्रूथफुलनेस सर। लवली, लव यू, गॉड ब्लेस यू सर। और अभी जो आगे का जो सिलसिला है ज़िंदगी का, मैं थोड़ा सा जंप ले रहा हूँ आगे। अभी जो है रिटायरमेंट के बाद की जो ज़िंदगी है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? उसमें और क्या अपनी ख्वाहिशें पूरा करना चाहते हैं, अपने जो पैशन है वो पूरा करना चाहते हैं? प्लीज़ वो भी आप बताइए। राजेंद्र भाई, आप प्लीज़ मंच संभालिए, आगे की बातचीत जारी रखिए। मैं थोड़ा सा एक बार मार्केट का एक चक्कर लगा के आता हूँ, कुछ साग सब्जी घर के लिए ले आता हूँ। प्लीज़ संभालिए आप। थैंक यू राजेंद्र भाई। सर पता नहीं है मुझे उस फिल्म के बारे में इतना कुछ खास, क्योंकि मैं मुंबई में था तो एक बार मैंने एडिट देखा था उसका, रफ कट। मुझे बुलाया था युद्धि भाई ने, एंड उसके बाद से फिर मैं मेरे ही काम में इतना मशगूल हो गया, क्योंकि कुछ आगे तो बढ़ता हुआ उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने भी इतना जानना कुछ ज़रूरी नहीं समझा। मैंने कहा जब सब लोग ही बात नहीं कर रहे हैं तो फिर मैं अकेला क्या बात करूं। तो सर आई डोंट नो कहाँ है क्या है। त्रिखा साहब, थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, ये भी बहुत ज़रूरी काम है ज़िंदगी का, तो मैं ज़रा ये करके आता हूँ और आके वापस जुड़ता हूँ आपसे। थैंक यू त्रिखा जी। त्रिखा जी, वो जो रंगमंच की स्थापना की गई थी, भयाना कॉलेज में रिहर्सल्स हुआ करती थी, उस ज़माने के अपने कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी सक्रिय हैं इस लाइन में? उनके बारे में, उस वक्त के कुछ तजुर्बों के बारे में कुछ बताओ। रंगमंच रंगमंच हमने बनाया था, आई थिंक, मुझे टाइम तो याद नहीं है, लेकिन उस वक्त के लोगों में थिएटर में एक्टिंग तो मुझे नहीं लगता कोई है। एक गेरा है मेरे साथ जो गधे की बारात में मेन रोल करता है, हरीश गेरा। और उस रंगमंच में मुझे तो कोई याद नहीं आ रहा कि कोई भी एक्टिव हो इस वक्त, क्योंकि किशी मल्होत्रा था, वो आजकल कहीं अमेरिका में, इंग्लैंड में, पता नहीं कहाँ है। जवाहर था, जवाहर थिएटर छोड़ गया, वो आजकल शायद कनाडा में है, कनाडा चला गया। पहले करनाल चला गया था, उसके बाद अब कनाडा चला गया है। और एक ब्रिज लड़का हुआ करता, वो भी नहीं मुझे पता कहाँ है। नरेश गाबा था, वो भी थिएटर छोड़ गया था, तो बैंक में था वो। और एक शायद दुआ था लड़का, उसका भी नहीं मुझे पता कहाँ है तो रोहतक में ही। और शायद हमारे साथ वो सरोजनी मैडम थी, सरोजनी दैया, वो भी जर्नलिज्म में करके रिटायर हो गई हैं। शायद आशा शुक्ला भी हुआ करती उन दिनों, आशा शुक्ला जो बाद में भोपाल से रिटायर हुई हैं एज स्टेशन डायरेक्टर ऑल इंडिया रेडियो, वो वहाँ से हैं। और बाकी उस सारे ग्रुप में से मेरे साथ अभी जो एक्टिव हैं, एक तो हरीश गेरा है, एक मेरे अपने दोनों छोटे ब्रदर हैं, तरुण त्रिखा और शक्ति त्रिखा, और जी और उनमें से पुरानों में से सुभाष नगाड़ा है, वो मेरे साथ तब से है, आज तक है। और बाकी तकरीबन सभी लोग नए हैं। शायद हेमंत प्रदीप ने भी कुछ दिनों के लिए रंगमंच ज्वाइन किया था, और मुझे लगता है शायद वो रंगमंच से ही उन्होंने वो प्ले किया था, एक एमेडियूस। हाँ, वो प्ले था तो रंगमंच से ही, शायद ऑल इंडिया रेडियो में हुआ था, रंगमंच से ही हुआ था। उसमें सारे बुद्धिजीवी थे, मैं उसमें नहीं था। वो जो प्ले बुद्धिजीवियों का प्ले था मेन। नहीं, खैर जनार्दन की ये हम्बलनेस है कि वो कह रहा है कि ज़्यादा ही बात कह दी, ज़्यादा बात नहीं है। ये सच्चाई है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने, तो जनार्दन का एक रुतबा था, और ही वॉज द ओनली पर्सन जिसके नाम से जनार्दन नाइट हुई थी। वरना यूनिवर्सिटी में कहाँ नाइट होती है उन दिनों, आजकल तो इवेंट्स होते हैं, उन दिनों नहीं था। तो मतलब हमारे से पहले जब एनिवर्सरी में
तो वहाँ एक जनार्दन नाइट हुई थी और जनार्दन का पूरा रुतबा था। ये तो जनार्दन की सपोर्ट थी मेरे को कि मैं वहाँ पे कामयाब हो गया। मैं जो भी प्रोजेक्ट हुआ हमने वहाँ पे, जैसे बताया इन्होंने कि अभी हमने प्ले, ये जो अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है खून और आंखों में, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये प्ले किया था। फिर हमने वहाँ पे त्रिशंकु भी मित्तल साहब के निर्देशन में हमने तैयार किया था, लेकिन उसका शो हो नहीं पाया था। तो जाते ही जब जनार्दन का मुझे साथ मिल गया, साथ में वो एक नरेंद्र था लड़का जो बाद में IAS में HCS में आ गया था, रविंदर पूनिया था जींद से, और राजेश जैन हो गया, नवल हो गया। तो हम लोगों ने सबने मिलके काफ़ी काम किया और ये जनार्दन का प्यार था जो मैं वहाँ पे जाते ही इमीडिएटली मैं उस ग्रुप में चला गया। और वो साथ आजकल के वो फिर वही बात आ जाती है कि अच्छे आदमी को अच्छे ही मिलते हैं। अब जनार्दन मुझे मिल गया, ही हिमसेल्फ इज ए वेरी नाइस पर्सन। तो हम लोगों ने तब से लेकर अब तक, उसके बाद हमने मॉक मुशायरा किया रंगमंच के नाम से। हमने काफ़ी इवेंट किए, हम लोग इकट्ठे रहे, सारी उम्र, अब सारी उम्र निकल गई है। तो यह कि परमात्मा से यही गुजारिश है कि जब भी ऊपर जाना हो तो मंच पर ही, मंच से ही ऊपर जाएं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। त्रिखा सर, जनार्दन सर, आप लोगों के किस्से सुन के तो रोमांचित हो गया हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। और एक सवाल था जिसके लिए मेरे मन में बहुत बड़ी एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं कैसे इस सवाल को पूछूं, किससे पूछूं। पर आज आपके थ्रू जब बातचीत चल रही है तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन हो सवाल पूछने के लिए। और बाकी के लोग भी प्लीज़ मुझे इसमें कोऑपरेट करें इस सवाल के जवाब में कि सर, किसी भी प्रदेश में कला और कलाकार के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए फिल्म के साथ साथ कला के बाकी आयामों को भी उतना ही आगे आने की ज़रूरत है और उतना ही बराबर का एक हिस्सेदारी लेने की ज़रूरत है, जिसमें थिएटर सबसे प्रमुख मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी यूथ फेस्टिवल से निकला हूं, यूथ फेस्टिवल की पैदाइश हूं और थिएटर करने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे यही करना है। और बाकी सब लोगों ने भी फिल्म या टीवी में जाने से पहले कहीं ना कहीं थिएटर किया है, क्योंकि थिएटर मदर आर्ट फॉर्म है। क्राफ्ट वहाँ से निकला है, डिज़ाइन वहाँ से निकला है, म्यूज़िक वहाँ से निकला है, एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइटिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम, तमाम चीज़ें थिएटर से निकली हैं। तो सर, आपने इतना ज़्यादा काम किया है थिएटर में, आप लोगों ने, जनार्दन सर ने और बाकी के भी सब इतने महान दिग्गज लोगों ने हरियाणा में, और आप तो मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के भी डायरेक्टर रहे हैं। तो सर, क्या रीजन रहे कि हरियाणा में थिएटर उस तरीके से नहीं पनप पाया? अगर पनप पाया तो भी मतलब कितना पनप पाया, मेरी उत्सुकता है जानने की। और नहीं पनप पाया तो उसके क्या कारण रहे, उसके लिए कितने काम किए गए और कितने काम कारगर साबित हुए और नहीं हुए? प्लीज एक बार, प्लीज आप उस बारे में एक बार बताइएगा, एक बार। त्रिखा सर, जनार्दन सर, आप लोगों के किस्से सुन के तो रोमांचित हो गया हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। और एक सवाल था जिसके लिए मेरे मन में बहुत बड़ी एक जिज्ञासा रहती थी कि मैं कैसे इस सवाल को पूछूं, किससे पूछूं। पर आज आपके थ्रू जब बातचीत चल रही है तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही परफेक्ट पर्सन हो सवाल पूछने के लिए। और बाकी के लोग भी प्लीज़ मुझे इसमें कोऑपरेट करें इस सवाल के जवाब में कि सर, किसी भी प्रदेश में कला और कलाकार के लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर अगर हमें बनाना है तो उसके लिए फिल्म के साथ साथ कला के बाकी आयामों को भी उतना ही आगे आने की ज़रूरत है और उतना ही बराबर का एक हिस्सेदारी लेने की ज़रूरत है, जिसमें थिएटर सबसे प्रमुख मैं मानता हूं, क्योंकि मैं भी यूथ फेस्टिवल से निकला हूं, यूथ फेस्टिवल की पैदाइश हूं और थिएटर करने के बाद ही मुझे पता चला कि मुझे यही करना है। और बाकी सब लोगों ने भी फिल्म या टीवी में जाने से पहले कहीं ना कहीं थिएटर किया है, क्योंकि थिएटर मदर आर्ट फॉर्म है। क्राफ्ट वहाँ से निकला है, डिज़ाइन वहाँ से निकला है, म्यूज़िक वहाँ से निकला है, एक्टिंग, डायरेक्शन, लाइटिंग, मेकअप, कॉस्ट्यूम, तमाम चीज़ें थिएटर से निकली हैं। तो सर,
आपने इतना ज्यादा काम किया है थिएटर में, आप लोगों ने, जनार्दन सर ने और बाकी के भी सब इतने महान दिग्गज लोगों ने हरियाणा में, और आप तो मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर के भी डायरेक्टर रहे हैं। तो सर क्या रीजन रहे कि हरियाणा में थिएटर उस तरीके से नहीं पनप पाया? अगर पनप पाया तो भी मतलब कितना पनप पाया, मेरी उत्सुकता है जानने की। और नहीं पनप पाया तो उसके क्या कारण रहे, उसके लिए कितने काम किए गए और कितने काम कारगर साबित हुए और नहीं हुए? प्लीज एक बार, प्लीज आप उस बारे में एक बार बताइएगा, एक बार। हाँ, ये सही है। और मेरा मानना ये है कि हरियाणा में जितना काम थिएटर में, चाहे वो 1976 से हुआ हो या दीपक ने इससे पहले से किया हो, गुड़गांव से किया हो, कि थिएटर का जो काम है ना, वो दीपक ने बहुत ज़्यादा किया है। एक नाम है, मैं मान के चलता हूँ। और भी कई तरह के प्रोग्राम हमने इकट्ठे किए। अभी अभी दीपक ने बताया कि मोक मुशायरा, तो उस मुशायरे का मुझे सदर बना दिया गया। और नाम भी हमारे गुरुजी ने, MP चांद साहब हुआ करते, मेरे पिताश्री हिम्मत सिंह सिन्हा जी, गुरुजी IC मित्तल जी, हम सभी को बहुत प्यार करते थे वो लोग, अस्थाना साहब। तो उसमें मेरा नाम तो रखा उन्होंने घंटा घर घुसनपुरी, और दीपक का शायद रखा था नली चौंचो गधीलवी। तो अलग अलग नाम रखे। तो उसमें जो मैंने नज़म पढ़ी और तकरीर, आहा क्या तकरीर तैयार की थी महेंद्र प्रताप चांद जी ने। और गुरुजी ने मुझे वो नज़म कि भी ये सदर होने के नाते आपने वो कहो, तो मैं 2 पंक्तियां उसकी याद, क्योंकि पुरानी यादें हैं, बड़ा आनंद आएगा। वो क्या नज़म थी कि बड़ी गुलफाम, बड़ी दिलकश, बड़ी नाजुक, बड़ी गुलफाम है सैंडल, बड़ी नाजुक, बड़ी दिलकश, बड़ी गुलफाम है सैंडल, बीच चौराहे के जब चले तो लगता है यकीनन 21वीं सदी की बेहतरीन हज्जाम है सैंडल। तो बड़े आनंद से, बड़े ही जो ना ऑडियंस बड़ा एंजॉय किया करती थी। हमारे से प्रोग्राम्स में वाइस चांसलर तक आए हैं और बहुत बड़े बड़ी हस्तियां आया करती थी। तो इस तरह के मज़ाहिया प्रोग्राम भी इकट्ठे किए हैं हमने, बहुत इकट्ठे किए हैं। योगेश, जो बात आपने पूछी है, इसका जवाब देना आसान नहीं है। ये बहुत सी चीज़ों के कारण से ऐसा होता है। क्या है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं मल्टी आर्ट सेंटर में था, मेरा ख्याल उस वक़्त हरियाणा में 10-12 ग्रुप्स मुश्किल से जैसे थे जो एक्टिवली काम कर रहे थे। तो जब मैं वहाँ गया तो अच्छा, मेरा बेसिकली थिएटर में इंटरेस्ट था, तो मैंने थिएटर में ही ज़्यादा काम किया। मैंने म्यूज़िक और डांस में, सच बताऊँ, नहीं किया। म्यूज़िक और डांस वाले आज भी मेरे से नाराज़ रहते हैं कि आपने काम नहीं किया। हाँ, थिएटर के लिए मैंने किया। मैं कोशिश की कि हर शहर में गया, खुद वहाँ के जो जो भी 2-4 रंगकर्मी मुझे मिले, उनको मैंने मोटिवेट किया, बूस्टअप किया, और उनको ये भी विश्वास दिलाया कि फाइनेंसिस विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। आप लोग काम करो। और ये मेरी तरह नहीं कि अब मैं कहता हूँ कि फाइनेंसिस के कारण अगर मैं ज़्यादा नहीं कर पाया, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स मेरे से इतनी थी 2008 तक कि मैं उतना काम नहीं कर पाया। और 2008 के बाद में मैंने अपना काम तो छोड़ ही दिया। फिर मेरा काम था प्रमोशन ऑफ थिएटर इन हरियाणा। तो मैं खुद तो थिएटर करना ऑलमोस्ट छोड़ ही दिया 2008 के बाद। लेकिन करते 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 जब 2013 में जब मैंने छोड़ा, या यूं कहें कि मुझे निकाला गया वहाँ से 2014 में, तो उस वक्त थिएटर के कम से कम भी 40-45 ग्रुप हरियाणा में काम कर रहे थे। 2014 के बाद फिर वही हुआ कि 2017 तक मल्टी आर्ट खाली रहा, शायद 16-17 में फिर वो लोग आए काम करने के लिए। अब उसके बाद में मैं उस पर टिप्पणी करूँगा नहीं कि भाई क्या हुआ थिएटर में, क्या नहीं हुआ। लेकिन जो कारण आप पूछ रहे हैं ना, कारण का ये है कि देखो, म्यूज़िक और डांस ऐसी चीज़ है कि वो आदमी सोलो भी कर सकता है।
कोई म्यूजिक है, कोई गाना गाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई डांस करता है, तो वो अब ऐसा है कि वो एक ऐसी चीज है जो भी आदमी अपना सोलो भी उसको निभा सकता है। थिएटर जो है, ये जो सोलो प्लेज है अब चले हैं, पहले तो ग्रुप प्लेज हुआ करते, उसके लिए 15 16 14 15 लड़के लड़कियां भी चाहिए आपको। मेन जो प्रॉब्लम हमारे इंटीरियर में रहती है, लड़कियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं तो बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उसके ऊपर। फिर ग्रुप को लेके काम करना बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम ऐसे ग्रुप होंगे जो आज से 20 साल पहले बने थे और आज भी चल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप्स में लोगों की ईगो आ जाती है बीच बीच में, और वो ईगो जो है ग्रुप को तोड़ देती हैं। मुझे याद है मेरा जो रंगमंच ग्रुप है वो भी ईगो के चक्कर में ही टूटा था। उसके बाद मैंने सप्तक सोसाइटी बनाया जो ये 89 में बना था और आज तक चल रहा है। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम रहती है। इतने फाइनेंस, घर फूक तमाशा कौन देखेगा और कब तक देखेगा? इतनी गवर्नमेंट की, शायद आपने पढ़ा ही होगा कि शायद भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि ये जो कलाएं हैं राजाश्रय में ही पलती फूलती हैं। जब तक राजा का आश्रय रहता है तब तक ये चीज़ें चलती हैं। कमर्शियल वायबिलिटी इनकी बिल्कुल नहीं है, और हमारे एरिया में तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर कमर्शियल वायबिलिटी बन जाती है और 4 पैसे लोग अपने कमा सकते हैं इससे, तो ये चीज़ फल जाएगी, फूल जाएगी। लेकिन कमर्शियल वायबिलिटी बिल्कुल नहीं है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, घर फूक तमाशा कोई कब तक देखेगा? 15 लोगों को टीम को लेके जोड़ के चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो कारण एक नहीं, बहुत से कारण हैं। ये है कि गवर्नमेंट को आना पड़ेगा थिएटर को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये थिएटर के पैटर्नाइज, जो गवर्नमेंट की जो पैटर्नाइजेशन जब तक नहीं मिलेगी थिएटर नहीं फूलता। और बाकी जो, हाँ, जैसे दिल्ली, जब बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे थिएटर की वायबिलिटी है वहाँ पे टिकटें बिकती हैं, लोग टिकटें लेते हैं और आते हैं, देखते हैं। वहाँ पर भी लोग सर्वाइव कर रहे हैं। फिर भी आज भी हमारे हरियाणा में कुछ लोग ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमों के हिसाब से अपना घर को चला रहे हैं अपना, और इसी थिएटर के ऊपर ही सर्वाइव कर रहे हैं। सो थिएटर की जो पोजीशन है मैं मानता हूँ वो उतनी नहीं है अच्छी जितनी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए मल्टीपल कारण है, कोई एक कारण नहीं है। भाई मेरे मॉडरेटर साहब, मेरे इंटरव्यूअर साहब भाटिया जी कहाँ चले गए? सब यही है त्रिखा जी। हम तो सुबह से बड़े इत्मीनान से आपको और भाटिया जी को सुन रहे हैं, वास्तव में मज़ा आ रहा है और गजब का जिक्र छेड़ रखा है आप लोगों ने। आप कंटिन्यू लगे रहिए, हम सुनने लग रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपको ही सुन रहा हूँ और कुछ बीच बीच में दूसरों के सवाल आ जाते हैं तो उनके जवाब देना भी ज़रूरी होता है। तो ऐसा नहीं है, मैं आपके पीछे पीछे हूँ, चिंता मत करो। अब थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया चीज़ों को कि क्यों नहीं हो पाया और क्या क्या कारण रहे। और मेरा एक सवाल ये भी था आपसे कि मेरे मन में था कि मैं आपसे पूछूंगा अभी आपकी बातचीत सुनने के बाद कि सुझाव क्या हैं आपके कि अगर कमर्शियली थिएटर को उस तरीके से हम स्टैंड आउट कर सकें या फिर नए लोगों को मोटिवेट कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ में युवाओं की सोच भी बदली है थिएटर को लेके। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थिएटर करना चाह रहे हैं, लेकिन वही है कि जो आपने कमर्शियली एक फाइनेंशियली एक प्रॉब्लम वाली जो बात बताई है, वो फिल्म्स की बजाय थिएटर में बहुत ही ज़्यादा है वो प्रॉब्लम। तो सर क्या सुझाव हैं आपके व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर? आपके क्या सुझाव हैं? एक तो आपने गवर्नमेंट की बात कही है कि गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, इसके साथ साथ और आपके क्या व्यक्तिगत सुझाव हो सकते हैं ऐसा कि कुछ यूनिक तरीके हो सकते हैं थिएटर को खड़ा करने के लिए? हरियाणा में कुछ प्रोग्राम ऐसे चलाए जा सकते हैं, कुछ लोगों को आगे आना चाहिए। तो सर मेरी पर्सनल बड़ी उत्सुकता है थिएटर को लेके हरियाणा में, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप लोग अपने अनुभव साझा करें प्लीज। चलो इतने में एक किस्सा सुनाता हूँ, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मेरी यशपाल जी से पहली मुलाकात रोहतक में एक कलाकार हैं गजेंद्र फोगाट, तो मेरे अच्छे मित्र हैं। तो एक दिन उन्होंने मुझे बताया, बोला जी यशपाल जी आए हुए हैं और रेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, चलो मिल के आते हैं। मैं कहा मिल के आते हैं, किस लिए? बोला वैसे ही। अरे मैं कहा कोई काम तो होगा।
बोला जी काम तो चलेंगे तो कुछ ना कुछ काम ढूंढ लेंगे, मिल के आते हैं। मैं कहा देख ले यार, क्या बेइज्जती करा दे, वो जानते हैं नहीं। मैं कहा तू जानता है उन्हें? बोला नहीं। मैं कहा बोला आप नहीं जानते? मैं कहा मैं भी नहीं जानता। बोला चलो ना चलते हैं क्या है। मैं कहा चल भाई, मैं कहा कहीं बेइज्जती होगी देखी जाएगी, किसको पता लगना कि बेइज्जती हुई है हमारी। हम वहाँ गए, हमने इनके दरवाजे की डोर बेल को नॉक किया तो यशपाल जी बाहर आए। उन्होंने शॉर्ट्स पहन रखी थी, हाथ में विस्की का गिलास था और बोले हाँ जी बताइए। गजेंद्र लगा हुआ, सर नमस्कार जी, ये त्रिखा जी हैं, विश्वजीत त्रिखा जी, डिप्टी डायरेक्टर मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कुरुक्षेत्र, ये वो प्लान निगाना। बोला ठीक है ठीक। यशपाल जी बोले हाँ हाँ ठीक है बताइए। बोला ये बस त्रिखा जी कह रहे थे मिलना है तो हम मिलने आए थे आपसे। बोले अच्छा 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 अच्छा, हाँ बताइए काम कब। यशपाल जी बोले हाँ बताइए कोई क्या काम बताइए। नहीं कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही था। यशपाल जी को बड़ा ऑड लगा कि भाई बंदे मैंने बाहर खड़े कर रखे हैं, आउट ऑफ कर्टसी उन्होंने वैसे जस्ट वैसे ही पूछ लिया कि आइए अंदर आइए। हाँ हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, आइए भाई साहब चलो अंदर बैठते हैं। अंदर बैठते हैं, हम अंदर घुस गए। और यशपाल जी हैरान कि ये दो पागल हैं कौन से, बिना जान ना पहचान सीधे घुस आए अंदर। पर हम अंदर आके बैठ गए, 2 मिनट तो चुप रहे। फिर उसके बाद यशपाल जी ने कर्टसी से पूछ लिया भाई आप ड्रिंक लोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, लेंगे 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 लेंगे। करते करते मतलब यशपाल जी भी हैरान हुए कि मैंने जिंदगी में चेप तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसे चेप जो ना जान ना पहचान आके दारू पी के बैठ गए। और उसके बाद हम उनको, यशपाल जी को, अपने एक शो में चीफ गेस्ट के लिए मना के आए कि हमारा एक गधे की बारात नाटक है, उसमें आपने मुख्य अतिथि आना है। और वो आए वहाँ पे। बट दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। यशपाल जी भी आज कई बार मिलते हैं ना, याद करते हैं कि बोला भाई कमाल था भाई, मैंने पहली बार देखा इस तरह से कि ना जान ना पहचान आए और गप्पे मारने बैठ गए। एक छोटी सी बात और याद आई है। 1976 में ही जब मैं और दीपक बीएड कर रहे थे, तब एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के नाम से प्रोग्राम करवाते रहे, शुरू से करवाते रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो उसमें मोनो एक्टिंग में मैं सेकंड रहा और दीपक फर्स्ट रहा था, मुझे ध्यान है। और फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, कुरुक्षेत्र का था, या उस वक्त मेरे ख्याल से कैथल डिस्ट्रिक्ट था। तो मैं सेकंड आया था और दीपक भाई फर्स्ट। बड़ा अच्छा लगा था, बहुत ही। मैंने कहा बिल्कुल ठीक डिसीजन हुआ है। मन को तसल्ली होती है तो ठीक ही होता है जब। और फिर हमारा स्टेट लेवल का फंक्शन था गवर्नमेंट का, वो हुआ था यहाँ रोहतक में। ये जब एनआरएस गवर्नमेंट कॉलेज था, ये ओपन एयर था, कच्ची पैड़ियाँ थी इसकी, और एक कच्ची ही स्टेज भी उस वक्त कच्ची थी। तो यहाँ हमारा फिर कंपटीशन हुआ। यहाँ आके मेरे ख्याल से जीआर स्वामी जी, अरविंद जी के पिताजी थे, किसी ने बताया था मेरे को, उस वक्त जानते तो नहीं थे हम, नवा में जानते थे। तो उस वक्त जो पोजीशन आई, मैं और सुमित्रा जी फर्स्ट और सेकंड रह गए और दीपक रह गया सेकंड। वो 3 कमरों में देना था चांदी का, कुछ इस तरह की कोई मोनो एक्टिंग थी। तो सही मानना, मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा और ना ही दीपक से कहा। दीपक थोड़ा सा हुआ, लेकिन मैं दीपक से भी ज्यादा उदास हुआ। मैंने कहा दीपक कैसे रह गया। तो ये भी इस तरह भी कई बार जब होते हैं तो बड़ा मतलब मन को ठेस सी लगती है। त्रिखा जी, कुछ जीवन की खट्टी मीठी यादें भी शेयर करो, जिससे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो, जैसे अभी अभी आपने ये शेयर किए इस तरह से। योगेश, ऐसा है, मैं एनएसडी में मेरा आना जाना रहता है। मैं एनएसडी में पिछले 3 साल से भारंगम की सिलेक्शन कमेटी का मेंबर हूँ। और वहाँ पर अक्सर हमारी जब डेली में शाम को मीटिंग होती है, लंच टाइम में मीटिंग होती है, मिलते हैं हम लोग। तो ये एक यूनिवर्सल क्राइटेरिया है सारे हिंदुस्तान में। सिर्फ 4-5 जो बड़े शहर हैं उनको छोड़ के कहीं भी थिएटर कमर्शियली वायबल नहीं है। और वहाँ पे भारंगम की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें हर स्टेट से एक एक रंगकर्मी है। हरियाणा से मैं हूँ और हर स्टेट से आते हैं लोग वहाँ पे, और हम बैठ के जब डिस्कस करते हैं, सब लोग
जुनून है, घर फूक तमाशा देख रहे हैं और कमर्शियली नहीं कहीं से भी मुझे लगा कहीं सुनने को मिला कि भाई हाँ कोई व्यक्ति जो है थिएटर कर रहा है और उसको पैसे की कोई चिंता नहीं है और खूब पैसा आ रहा है और ना इतना जो ज़्यादा भी नहीं आ रहा भाई खर्चा निकल जाता है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीमें, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो प्रोडक्शन ग्रांट है या सैलरी ग्रांट है, वो ग्रांटें ऐसी हैं जो थोड़ा सा थिएटर को सरवाइव किए हुए हैं। वो जो जिन लोगों को नॉलेज है वो वहाँ से प्रोडक्शन ग्रांट लेते हैं, साल में एक नाटक तैयार करवाते हैं, वहाँ से पैसे लेते हैं और इसी तरह से एक सैलरी ग्रांट है, रेपेट्री बनाओ, रेपेट्री बना के अपने नाटक करो। तो वो तो थोड़ी हेल्पफुल है। स्टेट की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, स्टेट में एक नाटक करवा देते हैं, उसकी पेमेंट दे देते हैं और वो भी उनकी विम्स पे है कि करवाएं ना करवाएं। तो बाकी तो एक तरीका और मुझे नज़र आता है जो मनीष ने हिसार में किया है। मनीष जोशी ने हिसार में अपना जो ग्रुप बनाया उसमें कुछ उन्हें मेंबर्स बनाए हैं जो अच्छे अच्छे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और जिनको मनीष पे एतबार है कि वो काम जो कर रहा है ठीक करेगा। तो उसने काफ़ी लोग इकट्ठे करके उनसे 11,000 लेके ग्रुप सा बनाया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता 11,000 क्या जो भी है, मतलब वो बता रहा था कि कुछ फाइनेंशियली उनसे लेके ना उसने ग्रुप बनाया है और उनके लिए साल में वो प्लेस करवाता रहता है। तो हर शहर में ऐसे लोग मिल जाएंगे फिलैंथ्रोपिस्ट जो कि कलाकारों को मदद कर सकते हैं। उसी तरह से मेरे हिसाब से तो एक वही तरीका हो सकता है जिससे कि थिएटर सरवाइव कर सकता है। बाकी तो भाई अब क्या करें, टिकट कोई लेते नहीं है। हमारे वहाँ भी बात चलती है कि नहीं जी बिना टिकट के शो मत कीजिए आप, और बिना टिकट के शो ना करें। लोग नाटक देखने नहीं आते, अब टिकट मांगेंगे तो वो और नहीं आएंगे, तो हम दिखाएंगे किसको। और दूसरी बात, अब जो सबसे बड़ी बात आनी है कि आगे जो अब ये जो कोरोना के कारण मुझे नहीं लगता कि साल 1.5 साल आगे जो है कल्चर में कोई कुछ हम कर पाए। कलाकारों की स्थिति बहुत ही ख़राब होने वाली है अगले 8-9 महीने साल तक, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के कारण मुझे नहीं लगता कि कलाकार कुछ प्रोग्राम कर पाएंगे या प्रोग्राम देखने के लिए लोग आएंगे। ऐसे हालात में तो एक नए नए मीडियम ढूंढने पड़ेंगे, जिस तरह से ये वेबिनार वगैरह या ऑनलाइन वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होंगी। कल्चरल प्रोग्राम ऐसा सच जो नाटक होता है जिसमें नाटक मैं मानता हूँ नाटक हुआ जिसमें दर्शक और कलाकार आमने सामने हैं और स्पॉन्टेनिटी होती है, स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है, वो है नाटक। तो भाई मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आगे के हालात बहुत ही बुरे हैं हमारे लिए और इस स्थिति से कैसे निपटेंगे, कैसे हालात ठीक होंगे। हर आदमी को होपफुल रहना चाहिए, मैं भी होपफुल हूँ कि हालात सुधरेंगे, कुछ ना कुछ होगा, लेकिन एप्रीहेंशन है कि वक्त बहुत बुरा आने वाला है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही वैल्यूएबल और जेन्युइन बातें आपने शेयर की। थैंक यू सो मच। जी गुरुदेव, रेस्ट करो आप। बाकी एक बात का अफसोस होया, आपका जिसने चलान काटा वो डूब के क्यों नहीं मरा? उसने शर्म आनी चाहिए आप जैसे वरिष्ठ आदमी का, और ऐसे जिम्मेवार आदमी का चलान काट दिया। त्रिखा जी, आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपने इतने लंबे समय तक थिएटर कराया है, कितने ऐसे आपके साथी या आपके जो अपने स्टूडेंट रहे हैं जिनका फिल्मों की ओर रुझान हो पाया है? क्योंकि ये तो मान के चलो कि थिएटर बड़ी मजबूती देता है एक्टिंग को, तो इस दिशा में थोड़ा सा बताओ। रूल इज़ रूल है वीएम बेचैन भाई, इसमें चाहे कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री भी अगर रूल फॉलो ना करे तो उसका भी चालान कटना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा अफसोस मनाने की ज़रूरत नहीं है, रूल फॉलो करने की ज़रूरत है। भाई वीएम जी, मैं तो 5 मिनट बैठ के सोचा है तो मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं आया जिन्हें मेरे साथ थिएटर किया हो और आज फिल्मों में हो, क्योंकि शुरू से ही मेरा भी अपना भी और हम का थोड़ा सा थिएटर वालों का होता ही है। वो जो जो रियली थे जो अपने आप ना एक रंग कर्मी समझ के और अपने एक झूठी शान में रहते हैं हम लोग। तो जबकि हमारा मतलब आगे जाने का मेन तो यही होता है कि भाई चलो फिल्मों में जाएंगे, हर एक की इच्छा होती है फिल्मों में जाने की, हमारी भी रही है, लेकिन हमें ऐसा कभी कोई ख़ास मौका मिला नहीं। अब जैसे मैं भी कभी इक्का दुक्का, जैसे मैं बताया कि प्रेमी राम फल बख्शी ने की तो मैंने वहाँ उसमें रोल कर लिया। फिर उसके बाद एक प्यारा भरतार भिवानी में बनी थी, उसमें रोल किया था मैंने।
और उसके बाद छोटे मोटे रोल एक दो किए। हाँ, ये बब्बर साहब की सतीश कौशिक जी जो फिल्म है छोरियां छोरों से कम नहीं होती, इसमें अच्छा रोल है मेरा, और वो एक मुझे उस रोल को करके संतुष्टि हुई। तो अब हवा सिंह की फिल्म की शूटिंग होनी थी 15 अप्रैल से, उसमें है मेरा काम, लेकिन वो अब लॉकडाउन के कारण अब आगे पता नहीं क्या होता है। फिर ये बख्शी की फिल्म है जो वेलापंथी, इसमें मेरा है ठीक ठाक सा रोल। तो बाकी मुझे अपने साथियों में जो मेरे साथ कलाकार जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, तो मेरे साथ वालों में तो ये जनार्दन है। जनार्दन तो आपको पता ही है, हिट कॉमेडियन रहा है अपने टाइम में। फिर ये बख्शी हो गया, बख्शी ने भी अच्छी फिल्मों में बनाने के अलावा काम भी किया है। और हाँ, ये सुमित्रा हुड्डा जी, एक हमने प्ले किया था बीवियों का मदरसा, तो उसमें ना मेन कैरेक्टर हैं गुलफाम और हुस्नारा। तो उसमें गुलफाम का रोल मैंने किया था, हुस्नारा का रोल सुमित्रा हुड्डा जी ने किया था। तो वो तो कई बार मैं तड़ी मार दिया करता हूँ लोगों के सामने। भाई मैंने नाटक किया था बीवियों का मदरसा, उसमें मेरी हीरोइन पता है कौन थी? भूमि की मदर थी। लोग बड़े खुश होते हैं, अरे अच्छा भूमि की मदर के साथ तूने काम किया हुआ है। मैं कहा यस। बाकी और तो मुझे, या फिर वो कमल चोपड़ा जिसने हमारा प्ले करवाया था ये बीवियों का मदरसा, वो बॉम्बे में सेटल्ड है आजकल। तो बाकी मेरे हिसाब मुझे नहीं याद आ रहा कोई मेरे खास के खास जो बॉम्बे में कहीं अच्छे निकल गए हों, या गए नहीं होंगे, गए होंगे तो कामयाब नहीं हुए होंगे। इस बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इल्म है नहीं। अच्छा, मेरे को भूल गए जिसको चाबी भर के छोड़ दिया है। अच्छा, मेरे को भूल गए जिसको चाबी भर के छोड़ दिया है। माफी 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 माफी। भाटिया जी, एक छोटा सवाल आपसे भी है। आप लंबे समय से इस फील्ड से जुड़े रहे हैं। हरियाणवी सिनेमा के बीच में जो एक शून्यपन सा रहा, बीच सीख में थोड़ा ढीलापन सा रहा, और फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का उठना होया, इस दिशा में आपके अपने क्या विचार रहे हैं? हाँ, यूं तो वो अनिल विज भी तो है, तेरे साथ ही था ना आगत की प्रतीक्षा में मेरे ख्याल। तो उसने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई, उसमें मैंने रोल भी किया था एक ठरकी कर्नल का। त्रिखा जी, आप टेक्निकल जानकार आदमी भी हो और राजनीतिक व्यवस्थाओं को, बातों को भी अच्छी तरह से समझते हो। क्या आप लोगों ने कभी कोई ऐसी मुहिम छेड़ने की कोशिश करी, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करी कि भाई जिन लोगों ने जीवन भर थिएटर कराया है, सरकार की तरफ से उनकी कोई पेंशन वेंशन बांध दी जाए या उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुविधा दी जाए? इस दिशा में कभी कोई विचारधारा हुई है? ये सवाल बहुत बढ़िया किया बेचैन जी आपने। ये है मतलब 90 के आसपास की बात है। 90 तक तो खूब फिल्में बनी हरियाणा में, और दबादब बनती रही, रिलीज होती रही, बनती रही, रिलीज होती रही। लेकिन 90 के बाद जब ये टीवी चैनल्स आने शुरू हुए थे और थिएटर बंद होने शुरू हो गए, तो सिनेमा हॉल धीरे धीरे कम होने लग गए, तो हरियाणी फिल्मों की तो वैसे ही मार्केट कम थी, और उसके बाद फिर ऊपर से थिएटर बंद होने शुरू हो गए। जैसे छोटे छोटे शहरों में थिएटर होते थे, ये अपना सांपला में था, बहादुरगढ़ में था, रोहतक में 10 थिएटर थे, 10 में से 2 ही रह गए। तो जैसे जैसे थिएटर बंद होने शुरू हुए तो हरियाणवी फिल्मों के लिए जगह ही नहीं बची है। तो इस दौर में क्या हुआ कि जो लोग जो स्ट्रगल करने वाले थे, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो काम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि VHS से रिकॉर्डिंग करके, VHS आती थी कैसेट, उस पर रिकॉर्डिंग करके और मार्केटिंग करनी शुरू की। और फिर धीरे धीरे जब उसकी मार्केट बनने लगी तो और लोग भी जिनसे जो और अपना शौक था जिन लोगों को, या जो लोग और इंडस्ट्री में आना चाहते थे, तो उन्हें एक रास्ता नया मिल गया कि ये भी एक तरीका है मार्केट में आने का, कि अपना VHS कैसेट बनाओ और मार्केट में बेचो। तो उस दौर में जो है ना, ये सिनेमा बंद हो गया और म्यूज़िक इंडस्ट्री शुरू हो गई। फिर क्या हुआ कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ साथ उन्होंने, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग थे,
उन्होंने सोचा कि हम इस छोटे लेवल पे फिल्में भी बना सकते हैं और वीएचएस में रिकॉर्ड करके और उसमें चलाएं, तो वो भी चल सकती है। तो ये आइडिया जो थे वो कुछ लोग थे उनमें, मुझे अब नाम तो याद नहीं आ रहे, बलारा था, नरेंद्र बलारा था, ये लोग थे, इन्होंने मतलब उस इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छे से काम किए और उनके काफ़ी चीज़ें जो है ना पसंद भी की गई। और जो मेन स्ट्रीम का जो सिनेमा था वो एक तरीके से बिल्कुल ही बंद हो गया। तो उसके बाद जो है ना मतलब काफ़ी लंबा गैप रहा, हमारे जैसे लोग भी फिर से दूरदर्शन में और इधर उधर चले गए, और जो बाकी लोग थे कुछ मुंबई चले गए, और कुछ लोग जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, फिर वो डीवीडीज आ गई, सीडी आ गई, उसमें चले गए, तो वो एक अलग से मार्केट एक तैयार हो गई। अब ये भाटिया, ये कितने बजे तक चलना है हमारा ये जो सेशन है? फिर उसके बाद लंच ब्रेक कितने बजे तक का है? फिर उसके बाद अपना शाम को फिर कितने बजे तक, मतलब कि एक बजे तक चलता होगा ये मेरे ख्याल। और उसके बाद लंच ब्रेक होगा, फिर तेरा इंटरव्यू, तेरे बारे में जो है, ये क्या प्रोग्राम पूरा पता है? हाँ, यशपाल जी यही कह रहे थे कि 1 बजे तक तो त्रिखा जी का चलेगा और 1:30 बजे के बाद जो है ना वो मेरा इंटरव्यू होगा। यार 1 से 1.5 से आधे घंटे का लंच, नहा तो लें हम। यशवंत शर्मा जी, ये 2 बजे शुरू कर लें भाटिया का, थोड़ा 1 घंटा टाइम मिल जाएगा, नाश्ता कर लेंगे, नहा लेंगे, अगर आपका आदेश हो तो। सही कह रहे हो, मैं भी नहीं आया। ठीक है वीएम जी, जैसे आपकी इच्छा, जैसा आपका आदेश। अब परमिशन नहीं मिली तो बैठे हैं। चलो तब तक आपको एक किस्सा और सुनाता हूँ। सुनाऊं? जी जी त्रिखा जी, सुनाइए। अपने ग्रुप के सारे सदस्य स्वाद लेने लग रहे हैं, सारे सुनने लग रहे हैं। कोई अगर सामने नहीं आने लग रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन जब समीक्षा होगी, जब बात करेंगे तो सारे अपने अपने विचार देंगे। आप किस्सा सुनाइए, मैं बंधा हुआ हूँ आपके साथ, बात कर रहे हैं हम लोग। ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे किस्सा कोई सुनाने वाली लंबी चौड़ी बात है नहीं। मेरी तो बचपन से ही बेइज्जती होती आई है। आज मैं आपको अपनी बेइज्जतियों के किस्से सुनाता हूँ। मैं गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, प्री यूनिवर्सिटी में। और जब प्री यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया तो मैं हो गया पास। और आप मानोगे नहीं, मेरी एक इंग्लिश की मैडम थी, उसका नाम था, चलो नाम तो छोड़ो, इंग्लिश की मैडम थी, उसने 2 दिन तक रोटी नहीं खाई। वो ये परेशान कि ये लड़का पास कैसे हो गया। मैंने बताया था ना पहले कि मैं तो फुल थ्रू सा था, जमूरा, जिसे जमूरा कहते हैं। तो कभी 2 मिनट में छत पे चढ़ गया, कभी कूद गया, कभी पेड़ पे चढ़ गया, कभी कोई लड़की छेड़ दी, कभी किसी की कैंटीन वाले की ब्रेड पकौड़ा उठा लिया। तो इस तरह का मेरा हाल था। तो जब मैं रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया, मेरी मैडम ने 2 दिन तक रोटी नहीं खाई बेचारी। फिर मैं उसको मना के आया, मैं कहा जी अगली बारी फेल हो जाऊँगा, रोटी खा लो। इसके बाद मैं रोहतक आ गया, मैंने यहाँ से एमए की। जब मैंने एमए की तो मेरा रिज़ल्ट आया, तो यहाँ भी मैं फुल थ्रू सा था ही, तो मैं हो गया पास। वो तो खैर मेरे जो करतूतें थी तो होना तो मैं 3rd डिवीज़न में ही था, हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, पास हो गया। तो मैं गया स्टाफ रूम में, देखा तो सारा स्टाफ जो है मातम मना रहा बैठा हुआ। सब ने अपने माथे पे हाथ रखे और चुप करके बैठे। अच्छा, मैं भी स्वाद दूँ, मैं घुस गया अंदर। मैंने कहा मे आई कम इन सर? हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के बोले, रीजनल सेंटर में। हाँ बोलिए। मैं कहा सर मैं पास हो गया हूँ। हाँ पता है हमें, क्या करें फिर? मैं कहा जी वो मैंने कहा बता दूँ, शायद पता ना हो आपको। पता है हमें, पता है, चल जाइए अब कर। अब वो इतने परेशान हो गए कि ये पास कैसे हो गया। फिर मैंने बीएड की। बीएड में मेरी अच्छी खासी, मतलब कि 3rd डिवीज़न तो नहीं आई, 2nd आ गई थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैं नरवाना में बैंक में लग गया, ओरिएंटल बैंक में। अब मैंने तो अपने हिसाब से काम ठीक ही किया था। वो 3 महीने की जॉब थी, 2 ढाई महीने बाद बोले भाई साहब आप कल से मत आना, हमें आप सूट नहीं कर रहे। और मैं कहा जी क्या सूट की क्या बात है? बोला बस 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 आप जाइए। और मेरे को उन्होंने निकाल दिया।
ऐसा है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे किस्सा कोई सुनाने वाली लंबी चौड़ी बात है नहीं। मेरी तो बचपन से ही बेइज्जती होती आई है। आज मैं आपको अपनी बेइज्जतियों के किस्से सुनाता हूँ। मैं गुड़गांव गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने प्री यूनिवर्सिटी में, और जब प्री यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट आया तो मैं हो गया पास। और आप मानोगे नहीं, मेरी एक इंग्लिश की मैडम थी, उसका नाम था, चलो नाम तो छोड़ो, इंग्लिश की मैडम थी, उसने 2 दिन तक रोटी नहीं खाई। वो ये परेशान कि ये लड़का पास कैसे हो गया। मैंने बताया था ना पहले कि मैं तो फुल थ्रू सा था, जमूरा, जिसे जमूरा कहते हैं। तो कभी 2 मिनट में छत पे चढ़ गया, कभी कूद गया, कभी पेड़ पे चढ़ गया, कभी कोई लड़की छेड़ दी, कभी किसी की कैंटीन वाले की ब्रेड पकौड़ा उठा लिया। तो इस तरह का मेरा हाल था। तो जब मैं रिज़ल्ट आया और मैं पास हो गया, मेरी मैडम ने 2 दिन तक रोटी नहीं खाई बेचारी। फिर मैं उसको मना के आया, मैं कहा जी अगली बारी फेल हो जाऊँगा, आप रोटी खा लो। इसके बाद मैं रोहतक आ गया, मैंने यहाँ से एमए की। जब मैंने एमए की तो मेरा रिज़ल्ट आया, तो यहाँ भी मैं फुल थ्रू सा था ही, तो मैं हो गया पास। वो तो खैर मेरे जो करतूतें थी तो होना तो मैं 3rd डिवीज़न में ही था, हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, पास हो गया। तो मैं गया स्टाफ रूम में, देखा तो सारा स्टाफ जो है मातम मना रहा बैठा हुआ। सब ने अपने माथे पे हाथ रखे और चुप करके बैठे। अच्छा, मैं भी स्वाद दूँ, मैं घुस गया अंदर। मैंने कहा मे आई कम इन सर। हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश के बोले, रीजनल सेंटर में। हाँ बोलिए। मैं कहा सर मैं पास हो गया हूँ। हाँ पता है हमें, क्या करें फिर। मैं कहा जी वो मैंने कहा बता दूँ, शायद पता ना हो आपको। पता है हमें, पता है, चल जाइए अब कर। अब वो इतने परेशान हो गए कि ये पास कैसे हो गया। फिर मैंने बीएड की। बीएड में मेरी अच्छी खासी, मतलब कि 3rd डिवीज़न तो नहीं आई, 2nd आ गई थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया, मैं नरवाना में बैंक में लग गया, ओरिएंटल बैंक में। अब मैंने तो अपने हिसाब से काम ठीक ही किया था। वो 3 महीने की जॉब थी, 2-2.5 महीने बाद बोले भाई साहब आप कल से मत आना, हमें आप सूट नहीं कर रहे। और मैं कहा जी क्या सूट की क्या बात है। बोला बस 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 आप जाइए। और मेरे को उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद वहाँ से मैं छोड़ के रोहतक आ गया। रोहतक में मुझे मॉडल स्कूल में नौकरी मिल गई। तो जैसा मैंने बताया कि पढ़ाना तो आता नहीं था, गलत मलत पढ़ाता रहा। कभी इज का आर कर दिया, आर का एम कर दिया, एम का टॉम कर दिया। तो करते करते जब तक तो डीसी साहब मेरे रहे अपने यहाँ पे, जिन डीसी साहब ने मेरे को लगवाया था ना, तो वो जब तक रहे तो मैं तो मॉडल स्कूल में तड़ी से नौकरी करता रहा, किसी ने नहीं पूछा। और जिस दिन उन डीसी साहब की ट्रांसफ़र हुई, जो दूसरे डीसी साहब आए, उन्होंने पहला ऑर्डर मेरा टर्मिनेशन का साइन किया। निकल गया मैं, अब कहाँ जाऊँ। इतने में घूम फिर के मुझे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी मिल गई। ये बात है 1977 की। 77 से लेकर 2008 तक मैं नौकरी करता रहा। बस करता ही रहा नौकरी। ये यूँ ही था कि भाई ठीक है, नाटक करता रहा, साथ साथ नाटक ज़्यादा कि नौकरी कम करी। 2008 में मैं चला गया मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर को कुरुक्षेत्रा में। वहाँ मैंने 2014 तक नौकरी करी। और वो आपको पता ही है कि मैंने काम तो ठीक ठाक ही किए थे, पर 2014 में मेरे को निकाल दिया। वहाँ से मैं चला गया गुड़गांव नगर निगम में सांस्कृतिक सलाहकार बन के। वहाँ पर भी 1.5-2 साल बाद मेरे को उन्होंने अलविदा कह दिया। फिर मैं चला गया एसजीटी यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर यूथ वेलफेयर बन के। 5-6 महीने बाद मुझे लगा कि ये मुझे निकालने वाले हैं, इसलिए मैं तो छोड़ के ही भाग आया। फिर मैं चला गया ओके इंडिया न्यूज़ चैनल में। वो फिर आपको पता ही है, आप भी वहाँ मिले थे मुझे। तो मुझे लगा कि भाई यहाँ तो बेइज्जती करा के निकलने से अच्छा है अपने आप ही निकल लो। मैं वहाँ से छोड़ के वापस आ गया। तो ये है मेरी बेइज्जतियों के किस्से। ये बेइज्जतियां नहीं हैं त्रिखा जी, ये जिंदगी के कड़वे अनुभव हैं आपके। और इन तमाम कड़वे अनुभवों देख देख के मैं तो एक बार लिखा भी था कि हमने बड़े बड़े गमा की,
इज्जत उतार दी। हमने बड़े बड़े गमा की इज्जत उतार दी, महबूबा छोड़ के गई तो किलकी मार दी। 1 बजने में रह गए 2 मिनट, तो मैं अपनी जो क्लोजिंग बात है वो भी कह दूं। मैं पहले तो यशपाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस काबिल समझा और मुझे ये बात कहने का मौका दिया। हालांकि जब उनका फ़ोन आया था मैंने उनसे मना ही किया था, मैं कहा जी मेरे पास सुनाने को कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि फिल्मों में मेरा कुछ लेना देना ज़्यादा नहीं है, कुछ छोटा मोटा रोल मिल जाता है कर लेता हूँ मैं। तो बोले नहीं जी आपने करना है, और मुझे आज अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया और मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला, और आप लोगों ने जो इतना प्यार दिया मुझे, उसके लिए मैं यशपाल जी का आभारी हूँ। अच्छा, अब कहना तो नहीं चाहिए, मुंह पे कहने की कई बातें नहीं होती है। यशपाल जी सच ए नाइस पर्सन, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। वो इतने बड़े कलाकार होने के बाद भी इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने हम्बल हैं कि मैं तो क्या, मेरी मिसेज़ भी उनकी फ़ैन हो गई है। अभी पिछले दिनों की बात है, हम लोग बीकानेर गए थे थिएटर फेस्टिवल में, तो जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो यशपाल जी से मुलाकात होगी, वो भी बीकानेर ही जा रहे थे उसी फ्लाइट से, मेरी मिसेज़ साथ में थी। और वो जो हमारी फ़्लाइट कुछ लेट हो गई तो हमने 3-4-5 घंटे हमने एयरपोर्ट पे निकाले। फिर उसके बाद अलीगढ़ वो बीकानेर में भी पूरा एक 1-1.5 दिन रहे हम साथ। तो मेरी मिसेज़ बोली, कहती यार ये बॉम्बे वाले लोग इतने तो नहीं होते, इतने इतने हम्बल तो नहीं होते। और बोली कि ये जो है, ये आदमी जो है ना देवता है, पिछले जन्म में देवता होगा, इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ। तो मेरी बीवी तो उनकी फ़ैन हो गई है। यशपाल जी, परमात्मा करे कि आपको ज़िंदगी में जो आप चाहो आपको मिले, यही दुआएं हैं हमारी। एंड ऐसे ही हम्बल बने रहिएगा, परमात्मा आपके साथ है। धन्यवाद। भाटिया जी का 4 बजे शुरू होएगा जी साहब। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 बजे ही ख़त्म करना है। आप अगर चाहें तो आधा घंटा भी लेना चाहें तो आप मोस्ट वेलकम है, अगर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं। और बाद में भी अगर जब राजेंद्र भाटिया जी का चलता है और बीच में आपको उस बात से संबंधित कोई बात याद आती है तो मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सर। त्रिखा साहब, हालांकि मन नहीं कर रहा कि आपको इतनी जल्दी छोड़ा जाए। थोड़े से और जीवन से संबंधित सवाल मेरा मन था कि क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, और क्या खोया क्या पाया, और ज़िंदगी में क्या और इच्छाएं रह गई हैं, या कुछ और करने का क्या है आपको, अभी किस चीज़ की आपको एक सपना है जो पूरा करना चाहते हैं भविष्य में। ये थोड़ी छोटी सी बातें थी जो मैं सोच रहा था। लेकिन आप जब भी नहा धो के फ्री हो जाएं तो आप बिल्कुल अपना वीडियो ऑडियो डाल दें, हम सब सुन लेंगे। प्लीज़, अगर आपको लगे कि हाँ मैं इस बारे में बोल सकता हूँ तो मोस्ट वेलकम है। और आज आपके बारे में इतना डिटेलिंग जाना, और ख़ासकर आपके जो नौकरियों से हटने का जो सिलसिला है वाकई में कमाल। ज़िंदगी एक सफ़र ही है, आप भी उसके हिस्से रहे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।